एप 31 to 40 VIP गॉडेस सिस्टम। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से शुभम नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। शुभम नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 31। पूर्वी हनहाई नंबर 1 समुद्र दृश्य विला। 5 मिनट बाद सुचरिता पहुंची। माफ करना, किराया वसूलना थका देने वाला काम है। सुचरिता ने शिकायत की कि किराया वसूलना सच में थका देने वाला था। हाँ, चिराग पूरी तरह से सहमत था। उसने केवल एक गली से किराया वसूला, लेकिन सुचरिता को 10 इमारतों से वसूलना था, जो कि बहुत ज्यादा था। सुचरिता के साथ आधे दिन घूमने के बाद चिराग मॉल के बाहर इंतजार कर रहा था, जबकि सुचरिता कार लेने गई थी। वह चिराग को एक खास रेस्टोरेंट में ले जाना चाहती थी। क्या ये वही है? इसी बीच एक युवक भी मॉल से बाहर निकला और चिराग को देखकर हैरान रह गया। ये युवक वही था जिसने पहले चिराग को डांटकर एक सुंदर लड़की को प्रभावित करने की कोशिश की थी। पहले उसने लड़की का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए चिराग को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय लड़की ने उसे डांटा, जिससे वह सबके सामने अपमानित हो गया। मुझे अपनी प्रतिष्ठा वापस पानी है, युवान लायनजे ने मन में ठान लिया और वह चिराग की ओर बढ़ने लगा। अरे यार, तुम भी सवारी का इंतजार कर रहे हो? युवान लायनजे को देखते हुए चिराग ने सिर हिलाया। मैं भी कार का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह मेरी गर्लफ्रेंड की है। वह उसे लेने गई है। युवान लायनजे ने शेखी बघारी। तुम क्या काम करते हो? कोई काम नहीं, चिराग ने जवाब दिया। कोई काम नहीं? ओह, मैं तुमसे जलता हूं। मैं तो बस एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में सहायक प्रबंधक के तौर पर काम करता हूं। युवान लायनजे ने विनम्रता से कहा। मेरी सालाना तनख्वाह ज्यादा नहीं है, बस 2 या 3 लाख। कई राहगीरों ने ये सुना और वे रुक गए। 2 या 3 लाख ज्यादा नहीं माने जाते। भीड़ की ईर्ष्यालु नजरों को देखकर युवान लायनजे को गर्व महसूस हुआ। जैसे ही वह फिर से बोलने वाला था, उसका फोन अचानक बज उठा। क्या मैनेजर माँ, मैं प्रस्ताव को 7 बार संशोधित कर चुका हूँ और आप और बदलाव चाहते हैं, और इसे आज रात तक पूरा करना है। युवान लायनजे पूरी तरह से हताश था। उसने इस प्रस्ताव पर दिन रात मेहनत की थी और उसके बॉस ने इसे लगातार खारिज कर दिया था। इस प्रस्ताव को संशोधित करने में कम से कम 5 दिन लगेंगे और इसे आज रात तक खत्म करना मरने से भी ज्यादा दर्दनाक था। अगर तुम इसे खत्म नहीं करते हो तो कल काम पर आने की जरूरत नहीं है। फोन से एक डांटने वाली आवाज आए। इससे पहले कि युवान लायनजे कुछ कह पाता, मैनेजर माँ ने फोन काट दिया। अपना फोन रखने के बाद कभी खुश रहने वाला युवान लायनजे अब तबाह हो गया था। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? सालों में आखिरकार सहायक प्रबंधक के पद तक पहुंचने के बाद मेरा बॉस मुझे लगातार परेशान करता रहता है और मेरी गर्लफ्रेंड लगातार मुझे बेकार समझती है। युवान लायनजे ने शिकायत की। ये सुनकर आसपास के लोग चर्चा करते रहे। चिराग ने बीच में बात करते हुए कहा, दरअसल सबसे जरूरी है आजादी से जीना और जो तुम चाहते हो वो करना, यही सबसे खुशी का तरीका है। मेरे पास भी पहले एक अप्रिय नौकरी थी। मेरे बॉस ने मुझे निशाना बनाया, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया और अब मैं ठीक कर रहा हूँ। सिस्टम मिलने से पहले चिराग ने पार्ट टाइम काम किया था, लेकिन उसे उसके बॉस ने निशाना बनाया था, जिससे उसने नौकरी छोड़ दी थी। हो, चिराग की बातें सुनने के बाद युवान लायनजे को अचानक रोशनी दिखाई दी। हाँ, जिंदगी छोटी है, तुम्हें आजादी से जीना है और बंधनों में नहीं रहना है। भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए गर्लफ्रेंड। ये सोचते हुए युवान लायनजे ने मैनेजर माँ को फोन किया। तुम कचरा हो, बेकार हो, गंजे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। भड़ास निकालने के बाद युवान लायनजे को बहुत राहत मिली। जैसे ही उसने अपना फोन रखा, उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अपनी कार में आ रही है। उसे याद आया कि उसने उसे कितनी बार शिकायत की थी और यहाँ तक कि उसे गाली भी दी थी। युवान लायनजे ने उसे चिल्लाकर कहा, यांग शी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। युवान लायंजे ने गहरी सांस ली और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो तुमने नौकरी छोड़ने के बाद क्या किया? युवान लायंजे ने उत्सुकता से पूछा। नौकरी छोड़ने के बाद मैं चांदनी चौक गार्डन में रहने चला गया, चिराग ने लापरवाही से कहा। यह सुनकर युवान लायंजे दंग रह गया। चांदनी चौक गार्डन, क्या ये प्रयागराज में प्रसिद्ध विला एस्टेट नहीं है? पता चला कि यह लड़का एक अमीर दूसरी पीढ़ी का है। चिराग, चलो चलें। जब युवान लायंजे अभी भी सदमे में था, चिराग के सामने एक शानदार लाल लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। युवान लायंजे की हैरान नजरों में चिराग कार में बैठ गया और सुचरिता के साथ चला गया। एक खूबसूरत लड़की और एक लैम्बोर्गिनी। युवान लायंजे का दिमाग उड़ गया। तो वह सच में एक अमीर दूसरी पीढ़ी का था और उसकी एक अमीर और सुंदर गर्लफ्रेंड भी थी। नहीं नहीं, अचानक युवान लायंजे को कुछ भयानक एहसास हुआ। चिराग एक अमीर दूसरी पीढ़ी का था जो अपनी मर्जी से काम कर सकता था, बिना किसी चिंता के इस्तीफा दे सकता था क्योंकि एक पारिवारिक भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन वह दूसरी ओर एक बार इस्तीफा देने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा था। युवान लायंजे, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, कोई ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ विधवापन है। अब तक युवान लायंजे की गर्लफ्रेंड यांगशी होश में आ गई और कार से बाहर निकलकर गुस्से में आगे बढ़ी। ध्यान रहे, यांगशी एक बॉक्सिंग कोच थी। तुमने कहा कि तुम ब्रेकअप करना चाहते हो, मैं इसे करके दिखाऊंगी। उसने युवान लायंजे को घूंसा मारा। नहीं, युवान लायंजे बुरी तरह चीखा, जमीन पर गिर गया। सुचरिता ने चिराग को खाने पर बुलाया और खाने के दौरान उन्होंने बातें की। कुछ दिनों में मैं अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जा रही हूँ। मैं बहुत समय से तैरने नहीं गई हूँ। प्रयागराज एक तटीय शहर था जिसमें सुंदर समुद्र के किनारे के नज़ारे थे। हाँ, वैसे चिराग, क्या तुम साथ चलना चाहते हो? सुचरिता ने शर्माते हुए पूछा, चिराग पर अपनी आंखें मटकाते हुए। समुद्र तट, मुझे सोचने दो। चिराग ने विचार किया, क्या उसे जाना चाहिए? अचानक सिस्टम की आवाज आई। चेक इन कार्य सामग्री, पूर्वी हनहाई विला जिले में जाएं और चेक इन करें। कार्य अवधि 2 दिन। चेक इन इनाम, पूर्वी हनहाई में नंबर 1 समुद्र दृश्य विला प्रयागराज में सबसे अच्छा समुद्र दृश्य विला होने का दावा किया गया है। समुद्र दृश्य विला, और यह पूर्वी हनहाई विला जिले में है। चिराग हैरान था। अब जब उसके पास रहने के लिए एक विला था तो उसके पास वास्तव में एक मनोरंजक समुद्र दृश्य विला नहीं था। एक समुद्र दृश्य विला अविश्वसनीय रूप से आरामदायक होगा। सिस्टर सू के साथ जाना। जरूर, मैं आ रहा हूं। चिराग ने सिर हिलाया। कौन विला या विला नहीं के बारे में परवाह करता है, क्या मायने रखता था सिस्टर सू के साथ मजे करना और खुशी का आनंद लेना। बहुत बढ़िया। चिराग की सहमति सुनकर सुचरिता बहुत खुश हुई। हालांकि उन्होंने बॉयफ्रेंड या किसी और को साथ नहीं लाने की सहमति दी थी, लेकिन चिराग की सहमति सुनकर सुचरिता ने तुरंत सारी सहमति खिड़की से बाहर फेंक दी। वादे भूल जाओ, मजे को प्राथमिकता दो। जब समय आएगा तो हम एक समुद्र दृश्य विला किराए पर ले सकते हैं और कुछ दिनों के लिए अच्छा समय बिता सकते हैं। सुचरिता ने उनकी छुट्टी की योजना बनाना शुरू कर दिया। परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे विला में रह सकते हो, चिराग ने सुझाव दिया। एक बार जब वह पूर्वी हनहाई विला में चेक इन कर लेता तो वह नंबर 1 विला का मालिक होता, इसलिए किराए पर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पास एक समुद्र दृश्य विला है? कहा, पूर्वी हनहाई नंबर 1 विला। क्या? सुचरिता चौंक गई। पूर्वी हनहाई प्रयागराज में सबसे अच्छे समुद्र दृश्य विला जिले के रूप में प्रसिद्ध था, जहां किसी भी विला की कीमत 100 मिलियन से अधिक होगी। पूर्वी हनहाई में नंबर 1 विला और भी प्रभावशाली था। क्या? अध्याय 32, माफ करना, ये गाड़ी सच में मेरी है। चूंकि उनका परिवार भी प्रयागराज के अभिजात वर्ग का हिस्सा था, सुचरिता देवी पूर्वी सागर दर्शन के नंबर 1 समुद्र तटीय विला के बारे में कुछ ऐसी बातें जानती थी जो आम लोग नहीं जानते थे। पूर्वी सागर दर्शन का नंबर 1 समुद्र तटीय विला, जिसकी कीमत 30 करोड़ बताई जाती थी, साधारण होने से बहुत दूर था। ये पहचान और हैसियत के प्रतीक जैसा ज्यादा था। 30 करोड़ खर्च करना तो दूर की बात है, इसे खरीदने के लिए 50 करोड़ या उससे ज्यादा भी काफी नहीं हो सकते थे। उन्होंने लोगों को कहते सुना था कि पूर्वी सागर दर्शन का नंबर 1 समुद्र तटीय विला प्रयागराज की एक भयानक रूप से शक्तिशाली हस्ती के हाथों में था। क्या ये शक्तिशाली हस्ती चिराग भाई हो सकते थे, या क्या चिराग भाई ने इसे इस शक्तिशाली हस्ती से खरीदा था? दोनों ही संभावनाएं एक अलग कोण से चिराग भाई की भयानक पृष्ठभूमि और संपर्कों को दर्शाती थीं। पहले सुचरिता देवी ने सोचा था कि चिराग भाई सिर्फ सुंदर हैं,
नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर। जब तक उन्होंने उनसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, तब तक उन्हें यह नहीं पता चला था कि चिराग भाई के पास अकल्पनीय वित्तीय शक्ति है। अब जब उन्हें पता चला कि विला वास्तव में चिराग भाई का है, तो सुचरिता देवी चिराग भाई की भयानक पृष्ठभूमि और संपर्कों से और भी ज्यादा हैरान थी। हर बार जब उन्हें लगता था कि वे चिराग भाई को समझ गई हैं, तो वे हमेशा उन्हें आश्चर्यचकित कर देते थे। तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते, हे। सुचरिता देवी ने मन में सोचा। चिराग भाई के साथ रात का खाना खाने के बाद सुचरिता देवी चली गईं और चिराग भाई अकेले भूमिगत गराज की ओर चल पड़े। जब चिराग भाई भूमिगत गराज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे पहने एक युवक उनकी कोएनिग्सेग पर टिका हुआ है। सुंदरी, मेरी गाड़ी कैसी है? कोएनिग्सेग पर टिके हुए युवक ने बगल में खड़ी लड़की से पूछा। लड़की अभी अभी अपनी गाड़ी से उतरी थी, जिसने भारी मेकअप किया हुआ था। मुश्किल से उसे सुंदर कहा जा सकता था। वाह, सुंदरी ने विस्मय से कहा। ये किस तरह की स्पोर्ट्स कार है? इतनी सुंदर, मैंने जितनी भी लैम्बोर्गिनी या फरारी देखी है उनसे भी ज्यादा शानदार। सुंदरी ने अपना मुंह ढक लिया, कोएनिग्सेग को टकटकी लगाए देख रही थी। यह एक कोएनिग्सेग है, मैंने इसे 1 करोड़ में खरीदा है। युवक ने शेखी बघारी। क्या 1 करोड़? ये भयानक संख्या सुनकर सुंदरी अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। बहुत डरावना। 1 करोड़? वह अपनी पूरी जिंदगी में इतना कभी नहीं कमा पाएगी। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। युवक ने हाथ हिलाया, बहुत लापरवाह दिख रहा था। तो सुंदरी, कुछ खाने या फिल्म देखने में दिलचस्पी है? युवक धीरे धीरे खड़ा हुआ। ये सुनकर जैसे ही सुंदरी सिर हिलाने वाली थी, कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो चिराग भाई उनकी ओर आ रहे थे। वाह, कितने सुंदर! पहली नजर में चिराग भाई को देखकर सुंदरी को लगा जैसे वह उन पर फिदा हो गई हो। युवक ने खतरे की आहट महसूस की। दोस्त, और पास मत आना। बोलते हुए युवक ने हल्के से कोएनिग्सेग को थपथपाया। मेरी यह कोएनिग्सेग 1 करोड़ से ज्यादा की है। अगर तुमने गलती से भी इस पर खरोंच लगा दी तो मुझे डर है कि तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति गंवानी पड़ेगी। तुम्हारी कोएनिग्सेग? चिराग भाई चौंक गए, उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। दिलचस्प, 1 करोड़ से ज्यादा। उनके बगल में सुंदरी ने धीरे से फुसफुसाया। सुंदर लड़का, पैसा, उसे किसे चुनना चाहिए? अंत में दांत पीसते हुए उसने युवक को चुना। आखिरकार उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा की कोएनिग्सेग थी। बिल्कुल, तुम दूर ही रहो, तुम भुगतान नहीं कर सकते। भारी मेकअप वाली सुंदरी पीछे हटकर युवक के बगल में खड़ी हो गई। अगर तुम तस्वीरें लेना चाहते हो तो मेरे जाने के बाद बेझिझक ले सकते हो। तुम इसे खरीद नहीं सकते, इसलिए तुम सिर्फ तस्वीरें ही खींचवा सकते हो। युवक ने तिरस्कार व्यक्त किया। तस्वीरें लेना, वह तुम्हारी कोएनिग्सेग के साथ एक ही फ्रेम में आने के लायक नहीं है। यह कोएनिग्सेग का अपमान है। भारी मेकअप वाली सुंदरी ने युवक की चापलूसी करने के लिए चिराग भाई का मजाक उड़ाया। हाँ, इन 2 कलाकारों को सुनकर चिराग भाई गुस्से से हंसे। उन्हें यह सब बहुत मजेदार लगा। तुम कहते हो कि यह तुम्हारी कोएनिग्सेग है, तो मुझे बताओ इसका मॉडल क्या है और इसकी कीमत कितनी है? चिराग भाई ने पलटकर पूछा। एक पल के लिए युवक चिराग भाई के सवाल से हक्का बक्का रह गया। अगर मैं तुम्हें मॉडल बता भी दूं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, और कीमत की बात है तो मैंने इसे 1 करोड़ में खरीदा है। युवक ने जवाब दिया। 1 करोड़, और तुमने एक कोएनिग्सेग CCX खरीदी? तुम प्रभावशाली हो। मैं तुम्हें 1 अरब देता हूं, जाओ और मेरे लिए ऐसी 100 खरीद लाओ। चिराग भाई बोले। पूरे देश में भी शायद कुछ दर्जन से ज्यादा कोएनिग्सेग नहीं होंगी। इस कोएनिग्सेग CCX की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2.5 करोड़ है। भारी मेकअप वाली सुंदरी ठंडी हंसी हंसी। ये गाड़ी उसकी है, वह जो कीमत बता रहा है वह झूठी है, और तुम जो कह रहे हो वह सच है। मुझे लगता है कि तुम डींग मार रहे हो। युवक का चेहरा काला पड़ गया, वह ठंडे स्वर में बोला। ये गाड़ी मेरी है, तुम्हारी नहीं। क्या मुझे इसकी कीमत नहीं पता होगी? माफ करना, लेकिन ये गाड़ी सच में मेरी है। ये कहकर चिराग भाई ने कार की चाबी दबाई। एक पल में कोएनिग्सेग से 2 चक्काचौंध करने वाली रोशनी की किरणें निकली और उसके दरवाजे काले पंखों की तरह धीरे धीरे खुल गए। चिराग भाई कोएनिग्सेग में बैठ गए और गाड़ी चलाकर चले गए। पीछे हक्के बक्के खड़े रह गए वह मर्द और औरत। क्या ये कोएनिग्सेग उसकी थी? यह विचार अनायास ही दोनों के मन में कौंध गया। यह इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? वह मुझसे छोटा दिखता है, वह कोएनिग्सेग का मालिक कैसे हो सकता है? युवक ने भौंचक होकर कहा।
वह भूमिगत गराज में अपनी गाड़ी पार्क करने आया था। उसकी गाड़ी 2 लाख से ज्यादा की थी, बुरी नहीं थी। उतरने के बाद पहली नजर में उसने इस शानदार कोएनिग्सेग को देखा और तस्वीरें लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। अप्रत्याशित रूप से उसे ये सुंदरी मिली जिससे वह बातचीत शुरू करना चाहता था, जिसके कारण आगे की घटनाएं हुई। युवक के मन में उसने माना कि करोड़ों की गाड़ी का मालिक कोई मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति या लगभग 30 साल का सफल व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन किसने सोचा होगा कि कार का मालिक 20 साल का एक नौजवान होगा। इस बार उसकी डींग एक ठोस दीवार से टकरा गई थी। ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है, तुम तस्वीरें लेने आए थे। भारी मेकअप वाली सुंदरी गुस्से में चिल्लाई। उसकी वजह से उसने एक परफेक्ट, सुंदर, अमीर और आकर्षक आदमी को खो दिया। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। भारी मेकअप वाली सुंदरी गुस्से से पागल हो गई, पंजे निकालकर आगे बढ़ी। एक पल में दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, पूरी तरह से अस्त व्यस्त। ... एक दिन बाद सुचरिता देवी ने चिराग भाई को लिया और सीधे समुद्र के किनारे की ओर चल पड़ी। सुचरिता देवी की सहेलियां पहले से ही वहां इंतजार कर रही थीं। आधे घंटे बाद चिराग भाई और सुचरिता देवी समुद्र तट पर पहुंचे। सुचरिता आ गई, वह आखिरकार आ गई। इसी पल 2 बहुत सुंदर महिलाएं समुद्र के किनारे बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। एक के लहराते बाल और शानदार फिगर था, दूसरी के लंबे काले सीधे बाल थे। सुचरिता, हम यहाँ हैं। लहराते बालों वाली सुंदरी ने हाथ हिलाया। ये देखकर सुचरिता देवी ने थोड़ी दूर पर गाड़ी रोक दी। चिराग भाई और सुचरिता देवी एक साथ उतरे। हम यहाँ 2 लोग क्यों हैं? सुचरिता देवी के अलावा एक अजनबी को गाड़ी से उतरते देखकर लंबी काली बालों वाली सुंदरी थोड़ी हैरान थी। क्या हम सिर्फ हम ही नहीं थे? लहराते बालों वाली सुंदरी ने भी शिकायत की। फिर भी जब उन्होंने चिराग भाई को मुड़ते हुए देखा तो उनकी पिछली शिकायतें तुरंत गायब हो गईं। वाह, क्या अध्याय 33। क्या तुम मेरे आदमी को चुराने की कोशिश कर रही हो? वे दोनों पल भर के लिए भौंचक के रह गए, चिराग भाई को घूरते हुए। क्या सागर, क्या सुंदर नजारे, इस हसीन युवक के सामने क्या टिकते। अपनी 2 सहेलियों को देखकर सुचरिता देवी, जो दोषी महसूस कर रही थी, घबराने लगी। आखिरकार ये तय हुआ था कि सिर्फ वे ही होंगी, कोई बॉयफ्रेंड या कोई और नहीं। जब सुचरिता देवी विचारों में खोई हुई थी, उनकी 2 सहेलियां पहले ही उनकी ओर दौड़ने लगी थीं। ये बुरा हुआ। सुचरिता देवी ने सोचा कि वे उन्हें परेशान करने आ रही हैं और बेबसी से आह भरी। अगले ही पल सुचरिता देवी के पूर्ण आश्चर्य के लिए उनकी 2 अच्छी सहेलियों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सीधे उनके पास से गुजर गईं और सीधे चिराग भाई के पास चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे सुचरिता देवी वहां थी ही नहीं। अरे हसीन, क्या तुम इंसान हो? लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा ने चिराग भाई से पूछा। जाहिर है मैं इंसान हूं, चिराग भाई ने कंधे उचकाते हुए बिना समझे जवाब दिया। नहीं हसीन, तुम इंसान नहीं हो, लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा ने गंभीरता से कहा। तुम मेरे राजकुमार हो। उत्साही लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा को देखकर सीधे बालों वाली सुंदरी मेघना भी पीछे नहीं रहना चाहती थी और गंभीरता से बोली। मैं पहले सोचती थी कि मुझमें कोई कमी नहीं है हसीन, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझमें एक बहुत बड़ी कमी है। हम इन शब्दों पर चिराग भाई, लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा और सुचरिता देवी सभी मदद नहीं कर सके और सीधे बालों वाली सुंदरी मेघना को देखने लगे। सीधे बालों वाली सुंदरी मेघना ने शर्माते हुए चिराग भाई से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चिराग भाई को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लड़कियां बहुत सीधी थीं। छी, लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा ने टिप्पणी की। हम औरतें, सुचरिता देवी मदद नहीं कर सकी और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। चलो, सुचरिता देवी ने बेबसी से कहा, अपनी 2 सहेलियों को देखकर जो उनसे भी ज्यादा उत्साहित थीं। एक पल के लिए उन्हें पछतावा हुआ, ये सोचते हुए कि शायद उन्हें चिराग भाई को नहीं लाना चाहिए था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक भीड़ को शेर की गुफा में पहुंचा दिया हो। चिराग भाई आगे बढ़े, जबकि सुचरिता देवी और उनकी 2 सहेलियां पीछे पीछे चलीं। सुचरिता, उस हसीन लड़के का नाम क्या है? क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा ने धीरे से पूछा। उसका नाम चिराग है, अभी नहीं, लेकिन मुझे बहुत। सुचरिता देवी ने सिर हिलाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा ने उन्हें बीच में टोक दिया। अच्छा, कौन कह सकता है कि भविष्य में क्या होगा?
ये सुनकर सुचरिता देवी बहुत सतर्क हो गईं। नयनतारा, क्या तुम मेरे आदमी को चुराने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, चिराग मेरा है, तुम उसे नहीं चुरा सकती। लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा थोड़ा मुस्कुराए। ये सच नहीं भी हो सकता है। उसे देखो मेघना। सुचरिता देवी ने अपनी बगल में खड़ी सीधे बालों वाली सुंदरी की ओर इशारा करते हुए मदद मांगी। माफ करना सुचरिता, सीधे बालों वाली सुंदरी मेघना ने गहरे अर्थ के साथ जवाब दिया। हा हा हा, ये सुनकर नयनतारा जोर से हंस पड़ी। इससे पहले कि सुचरिता देवी प्रतिक्रिया कर पाती, नयनतारा और मेघना उन्हें पीछे छोड़कर चिराग भाई की ओर बढ़ चुकी थीं। राधिका कहाँ है, वह अभी तक क्यों नहीं आई? सुचरिता देवी ने समुद्र के किनारे के घाट पर हैरानी से पूछा। इस बार चारों सहेलियां एक साथ मौज मस्ती के लिए निकली थीं, लेकिन राधिका, जो आमतौर पर समय की पाबंद थी, देर से आई थी। कुछ मिनट बाद एक कार रुकी और राधिका बाहर निकली। लेकिन राधिका के साथ उसका बॉयफ्रेंड विहान भी था, जिसके साथ उसने अभी अभी डेटिंग शुरू की थी। राधिका, तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों लाए? हाँ, लहराते बालों वाली सुंदरी नयनतारा ने ये देखकर शिकायत की। सुचरिता चिराग को लाई थी, जिससे उन्हें मौका मिला। इतना हसीन लड़का यहाँ देखने लायक था, लेकिन राधिका का बॉयफ्रेंड अलग था। मैं असल में ये देखकर कि सुचरिता भी एक बॉयफ्रेंड लाई थी, राधिका जवाब देना चाहती थी, लेकिन चिराग का चेहरा देखकर वह अचानक चुप हो गई। ठीक है, चलो चलते हैं। जल्द ही वे एक महंगी निजी यॉट पर सवार हो गए। यह नयनतारा के पिता का था और नयनतारा ने किसी को इसे मौज मस्ती के लिए लाने के लिए कहा था। सुचरिता की सहेलियों के तौर पर नयनतारा और बाकी सभी अमीर और खूबसूरत महिलाएं थीं। यॉट पर आराम करते हुए महिलाएं समुद्री हवा का आनंद ले रही थीं, विशेष रूप से संतुष्ट महसूस कर रही थीं। देखो मुझे क्या मिला। कुछ मिनट बाद नयनतारा को यॉट के अंदर 2 मछली पकड़ने की छड़ें मिली। यहाँ कौन मछली पकड़ना जानता है? मेरा बॉयफ्रेंड जानता है। मछली पकड़ने की छड़ें देखकर राधिका अचानक उत्साहित हो गई। उसका बॉयफ्रेंड मछली पकड़ने का विशेषज्ञ था। पहले उसके बॉयफ्रेंड को सुचरिता के बॉयफ्रेंड ने फीका कर दिया था, जिससे राधिका काफी असहज महसूस कर रही थी। लेकिन मछली पकड़ने की छड़ों के साथ उसका बॉयफ्रेंड विहान निश्चित रूप से बाजी पलट देगा। मछली पकड़ना बच्चों का खेल है, विहान ने कहा। विहान के शब्द सुनकर बाकी लोग मदद नहीं कर सके और अपनी नजरें चिराग भाई पर डाल दी। मैं थोड़ा जानता हूं, लेकिन मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूं, चिराग भाई ने सच कहा। उन्होंने पहले सीखा था, लेकिन उनका कौशल काफी औसत था। कोई बात नहीं, चलो मछली पकड़ते हैं, नयनतारा ने कहा, मछली पकड़ने की छड़ें चिराग भाई और विहान को सौंपते हुए। ठीक है, खाली हाथ रहने से तो अच्छा ही है। चिराग भाई ने छड़ी ले ली। विहान ने बहुत पेशेवर तरीके से एक जगह खोजी और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। दूसरी ओर चिराग भाई काफी लापरवाह थे। इस बार मैं अपनी प्रतिष्ठा वापस पा लूंगा, विहान अंदर से उत्साहित महसूस कर रहा था। वह 8-9 साल से अपने पिता के साथ मछली पकड़ रहा था, इसलिए उसका कौशल निश्चित रूप से अच्छा था। थोड़ी देर में जब वह एक बड़ी मछली पकड़ेगा तो ये सुंदरियां जरूर रोमांचित होंगी। पहली पकड़ी गई मछली निश्चित रूप से मेरी होगी। विहान आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राधिका और विहान एक साथ बैठे थे। बाकी सुंदरियां चिराग भाई के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। चिंता मत करो, पकड़ो या न पकड़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुचरिता ने तसल्ली दी। हाँ, शुभकामनाएं, मेघना ने जोड़ा। अरे हसीन, अपना पसीना पोंछ लो। चिराग भाई के बगल में बैठी नयनतारा ने विचारपूर्वक एक टिश्यू निकालकर चिराग भाई का पसीना पोंछा। ये देखकर सुचरिता और मेघना ने तुरंत नयनतारा को बड़ी आंखें दिखाईं। वे अभी तो बैठी थीं, पसीना कहाँ से आया? इसी पल उन्हें आखिरकार समझ में आया कि नयनतारा ने मछली पकड़ने की छड़ें क्यों निकाली थीं, सिर्फ चिराग भाई के करीब आने का मौका पाने के लिए। 2 मिनट बाद चिराग भाई की मछली पकड़ने की छड़ी अचानक हिल गई। चिराग भाई ने उसे खींचा और एक हथेली के आकार की काली समुद्री ब्रीम सबकी आंखों के सामने आ गई। वाह हसीन, तुम कमाल के हो। हसीन ने पहली मछली पकड़ी, बहुत जोरदार। तुमने कहा था कि तुम्हारा मछली पकड़ने का कौशल औसत है, तुम बहुत विनम्र हो। नयनतारा और मेघना उत्साह से चिल्लाईं, अभिभूत होकर। दूसरी ओर ये देखकर विहान का चेहरा पीला पड़ गया। धत तेरी। मछली को रखने के बाद चिराग भाई ने जारी रखा। सिस्टम प्राप्त करने के बाद से उनकी किस्मत में जबरदस्त सुधार हुआ था।
डिंग, भाग्य देवता अनुभव कार्ड का समय समाप्त होता है। 0.10.9.8। जैसे ही चिराग भाई सोच रहे थे, उनके मन में सिस्टम से अचानक एक आवाज आई। 15 दिवसीय भाग्य देवता अनुभव कार्ड समाप्त हो गया है। इसके बाद सिस्टम के कार्य पुरस्कारों में फिर से भाग्य देवता अनुभव कार्ड शामिल होगा, कृपया ध्यान दें। ये सुनकर चिराग भाई ने सिस्टम को जल्दी से जांच कर समझने की कोशिश की। उन्हें इस बात की जिज्ञासा थी कि सिस्टम मिलने के बाद उनकी किस्मत इतनी ज्यादा क्यों सुधर गई, जब तक कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह भाग्य देवता अनुभव कार्ड के कारण था। सिस्टम प्राप्त करने पर चिराग भाई को सिस्टम का नौसिखिया पुरस्कार भी मिला था, एक 15 दिवसीय भाग्य देवता अनुभव कार्ड जो स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। अब 15 दिनों के बाद भाग्य देवता अनुभव कार्ड समाप्त हो गया। भाग्य देवता अनुभव कार्ड के बिना भी मेरी देवतुल्य सुंदरता के साथ मेरी किस्मत अभी भी काफी अच्छी होनी चाहिए। ये सोचते हुए चिराग भाई ने आगे जांच करने के लिए सिस्टम खोला। क्या अध्याय 34, मेरा यहाँ एक छोटा सा घर है। 1 मिनट बाद चिराग भाई अपने भाग्य देवता मूल्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मानसिक रूप से तैयारी कर ली थी, अगर यह ज्यादा नहीं भी होता तो सबसे बुरा 0 होता। हालांकि जब चिराग भाई ने वास्तव में इसे देखा तो वे फिर भी स्तब्ध थे। भाग्य देवता मूल्य -1। धत, क्या भाग्य देवता मूल्य नकारात्मक भी हो सकता है? यह एक ऐसी परीक्षा की तरह था जहां सबसे कम अंक 0 थे, लेकिन वे नकारात्मक में चले गए। चिराग भाई का चेहरा उतर गया, लेकिन दूसरी बार सोचने पर सिस्टम मिलने से पहले उनकी किस्मत सच में बहुत खराब थी और उन्होंने कभी कुछ नहीं जीता था। एक समय था जब उनके पास सुंदर होने के अलावा और कुछ नहीं था। अब सुंदर और अमीर होने के अलावा उनके पास अभी भी कुछ नहीं था। पैसा और सुंदरता होना क्या सिरदर्द है। भाग्य देवता अनुभव कार्ड की मदद के बिना चिराग भाई ने आधे घंटे में एक भी मछली नहीं पकड़ी। काटा काटा। दूसरी ओर विहान ने पहले ही 3 मछलियां पकड़ ली थीं और यह वाली 4 या 5 पाउंड की थी, जो अब तक की सबसे बड़ी मछली थी जिसे उसने पकड़ा था। बड़ी मछली को पकड़े हुए विहान चारों ओर घूमकर दिखावा कर रहा था। बहुत प्रभावशाली। अयान सबसे अच्छा है। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड राधिका के अलावा किसी और ने कुछ नहीं कहा या उसकी ओर देखा भी नहीं। मछली पकड़े हुए चिराग भाई की ओर से आने वाली बातों और हंसी को देखकर विहान गुस्से से भर गया। भले ही उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि ज्यादा सुंदरियां उस पर ध्यान देंगी और उसकी प्रशंसा करेगी। राधिका की सहेलियों के समूह को देखकर विहान को एहसास हुआ कि राधिका उनमें सबसे कम आकर्षक निकली। बस एक छोटी सी मछली पकड़ी और इसने उन सबको आकर्षित कर लिया। सच में नहीं पता कि वे क्या सोच रही हैं। विहान मदद नहीं कर सका और उसने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने यॉट पर दोपहर का भोजन किया और कुछ घंटे खेले, इससे पहले कि सभी किनारे पर लौट आए। उस रात उन्होंने वापस जाने की योजना नहीं बनाई। क्यों न हम एक होटल में ठहरे, लगता है पास में एक 5 सितारा होटल है, नयनतारा ने कहा। पहले सुचरिता देवी ने उन्हें चिराग भाई के विला के बारे में नहीं बताया था। क्या अब कमरे मिलना मुश्किल नहीं होगा? मेघना ने चिंता जताई। कोई बात नहीं, मेरे पास उनका प्लेटिनम कार्ड है, मैं कॉल करूंगा, कमरे जरूर उपलब्ध होंगे। विहान ने पेशकश की। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे चिराग भाई के यहाँ ठहर सकते हैं। सुचरिता देवी ने कहा, परेशानी नहीं चाहती थी हम, चिराग यहाँ रहता है। सुचरिता देवी की बात सुनकर सभी काफी हैरान थे। हाँ, मेरा यहाँ एक छोटा सा ठिकाना है, हम सब आज रात वहीं जा सकते हैं, चिराग भाई ने बीच में कहा। कार्य पूरा होने में कुछ घंटे बचे थे। चिराग भाई स्वाभाविक रूप से होटल में नहीं रहना चाहते थे। एक छोटा सा ठिकाना, तो चिराग भैया का यहाँ एक छोटा सा ठिकाना है। ये सुनकर नयनतारा और मेघना की आंखें चमक उठी। उन्हें थोड़ा भी एहसास नहीं था कि यह लड़का वास्तव में एक छिपा हुआ छोटा अमीर आदमी था। क्या तुमने नहीं सुना, यह एक छोटा सा ठिकाना है, कौन जानता है कि हम सब उसमें फिट हो भी पाएंगे या नहीं, विहान ने ठंडे स्वर में कहा। चिराग भाई ने उसे फिर से दिखावा करने से रोक दिया था और स्वाभाविक रूप से विहान चिराग भाई से नाखुश था। बिल्कुल, राधिका ने अपने बॉयफ्रेंड का समर्थन करते हुए कहा। भले ही वे दोस्त थे, फिर भी प्रतिस्पर्धा की भावना थी। सुचरिता के बॉयफ्रेंड की तुलना में वह बुरी तरह हार गई थी। पैसे के मामले में वह हार नहीं सकती थी। आखिरकार उसके बॉयफ्रेंड का परिवार रियल एस्टेट में था। तो क्यों न हम सीधे एक होटल में ठहरे, राधिका ने सुझाव दिया। कोई जरूरत नहीं, हम चिराग भैया के यहाँ जाएंगे,
मेघना ने कहा। हाँ, जरूरत पड़ने पर हम सब एक कमरे में भी सो सकते हैं। नयनतारा ने हामी भरी। अंततः नयनतारा के चिराग भाई को अपनी बीएमडब्ल्यू में खींचने के बाद मेघना और सुचरिता देवी भी शामिल हो गईं, जिससे सुचरिता देवी की गाड़ी फिलहाल वहीं पार्क रही। आगे गाड़ी चलाते हुए राधिका और विहान पीछे पीछे आ रहे थे। मैं देखना चाहता हूं कि उसका छोटा सा ठिकाना हम सबको फिट कर सकता है या नहीं। क्या उसका छोटा सा ठिकाना 5 सितारा होटल से ज्यादा शानदार हो सकता है? विहान ने उपहास किया। कुछ मिनट बाद वे पूर्वी सागर दर्शन विला क्षेत्र में दाखिल हुए। वाह चिराग भैया, क्या आपका छोटा सा ठिकाना पूर्वी सागर दर्शन में है? चिराग भैया का छोटा सा ठिकाना एक विला है। पूर्वी सागर दर्शन के भीतर गाड़ी चलाते हुए नयनतारा और मेघना ने पूरी तरह से चकित होकर कहा। भले ही वे अमीर सुंदरियां थीं, फिर भी वे पूर्वी सागर दर्शन में एक विला नहीं खरीद सकती थीं। यहाँ कोई भी विला लापरवाही से करोड़ों का होगा, अगर उससे ज्यादा नहीं। आगे पार्क करो, चिराग भाई ने निर्देश दिया। कुछ मिनट बाद वे पूर्वी सागर दर्शन में विला नंबर 1 के सामने रुके। ओ 1 विला। गाड़ी से उतरते ही नयनतारा और मेघना दोनों हक्के बक्के रह गईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चिराग भाई जिस छोटे से ठिकाने का जिक्र कर रहे थे, वह वास्तव में पूर्वी सागर दर्शन का सबसे शानदार नंबर 1 समुद्र तटीय विला होगा। छोटा सा ठिकाना, सच में क्या छोटा सा ठिकाना था? एक पल के लिए नयनतारा और मेघना ने अपने फैसले पर सवाल उठाया। चेक इन स्थान पर पहुंच गए, क्या अभी चेक इन करें? सिस्टम की आवाज आए और चिराग भाई ने हाथ चुना। डिंग, चेक इन सफल। पूर्वी सागर दर्शन नंबर 1 सागर दृश्य विला प्राप्त करने पर बधाई। इस प्रकार पूर्वी सागर दर्शन नंबर 1 विला पूरी तरह से चिराग भाई का हो गया। हसीन और अमीर। इस पल मेघना और नयनतारा पूरी तरह से चिराग भाई पर मोहित हो गईं। उनकी आंखें लगातार चिराग भाई पर टिकी रहीं। क्या ये तुम्हारा विला है? उनके पीछे राधिका और विहान भी ऊपर चढ़े। विहान उपहास करते हुए, बिना सोचे समझे झूठ बोलना, प्रयागराज में कौन नहीं जानता कि यह नंबर 1 विला श्रीमान वर्मा का है। ये कब तुम्हारा हो गया? क्लिक। इससे पहले कि विहान खत्म कर पाता, चिराग भाई ने पहले ही विला खोल दिया था। अंदर आओ। पूर्वी सागर दर्शन नंबर 1 विला प्राप्त करने के बाद विला के सभी विवरण पहले से ही चिराग भाई के दिमाग में थे। ये सुनकर सभी उत्साह से अंदर दौड़ पड़े। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि नंबर 1 विला अंदर से कैसा दिखता है। बाहर केवल भौचक्का, विहान और राधिका ही बचे थे। पूर्वी सागर दर्शन नंबर 1 विला वास्तव में उसका छोटा सा ठिकाना था। सच में छोटा। कौन जानता था कि यह विला अरबों का होगा। अंत में विहान और राधिका को अपना घमंड निगलकर अंदर जाना पड़ा। वाह, ये कितना शानदार है। ये जगह तो सचमुच एक महल है। मेघना ने विस्मय से कहा। आज रात अच्छी तरह आराम करने का इंतजार नहीं कर सकती, कल मैं सर्फिंग करना चाहती हूँ। नयनतारा ने बड़ी उत्तेजना के साथ कहा। यह सुनकर चिराग भाई ने जोड़ा। असल में इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सर्फिंग करना चाहती हो तो तुम नंबर 2 निजी पूल में कर सकती हो। हम लिविंग रूम में बाकी लोग बहुत हैरान थे। एक निजी पूल में सर्फिंग, यह क्या बात थी? उन्होंने पहली बार इसके बारे में सुना था। उनकी हैरान नजरों को देखकर चिराग भाई ने समझाया। इस विला में 2 निजी पूल हैं, एक 200 वर्ग मीटर का सामान्य पूल है और दूसरा बाहर नंबर 2 पूल है, जो विला नंबर 1 की सीमा का भी हिस्सा है। बाहर की इस छोटी खाड़ी की परिधि कई उन्नत सुरक्षा जालों से सुसज्जित है। बिल्कुल सुरक्षित, आप आजादी से अपनी मर्जी से सर्फिंग कर सकते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग भाई की बात सुनने के बाद वे एक पल के लिए अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, यह नहीं समझ पाए। अगर उन्हें एक शब्द चुनना होता तो वह होता वाह। एक निजी पूल जहां आप सर्फिंग कर सकते हैं। अविश्वसनीय। अध्याय 35। क्या चिराग भाई को डराने की कोशिश कर रहे हो? पहला अपडेट। वाह छोटे भाई, तुम कमाल हो। नयनतारा और बाकी लड़कियों की आंखों में तारे चमक रहे थे। वे सचमुच चिराग भाई की पूजा कर रही थीं। दूसरी ओर विहान इस झटके से उबर नहीं पा रहा था। तो वह आखिरकार एक छोटा भाई ही था। रूप, किस्मत और दौलत के मामले में वह पूरी तरह से हार गया था। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं निकलता हूँ। और ज्यादा देर तक न रुक पाने के कारण विहान खड़ा हुआ और मुंह फुलाकर चला गया। अगर वह और देर तक रुकता तो उसे डर था कि उसे और भी गंभीर झटके लगेंगे। उसके हौसले पर लगे झटके किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा क्रूर थे। प्राचीन लोग सही कहते थे, तुलना आनंद की चोर है।
वह इस शैतान चिराग भाई से जितना हो सके उतना दूर जाना चाहता था। मैं भी जा रही हूँ। राधिका, जो उतनी ही बेचैन थी, ने सुचरिता देवी और बाकी लड़कियों से कहा और फिर जल्दी से बाहर निकल गई। छोटे भाई, क्या तुम्हें सर्फिंग करना आता है? यहाँ सर्फिंग का विकल्प सुनकर समुद्र की लहरों जैसी सुंदर नयनतारा उत्तेजना से खिल उठी और उत्सुकता से पूछा। सच कहूं तो नहीं, चिराग भाई ने सच सच जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। इससे पहले कि चिराग भाई कुछ कह पाते, नयनतारा ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर की ओर ले जाने लगी। ओह हाँ, पहले कपड़े बदल लेते हैं। ये कहकर नयनतारा ने कपड़े बदलने के लिए एक कमरा ढूंढा। उत्साही नयनतारा को देखकर सुचरिता देवी और मेघना ईर्ष्या और जलन से भर गईं। क्या छिनाल है नयनतारा, ये लड़की आकर्षण देखते ही अपनी सहेलियों को भूल जाती है। उसने सचमुच छोटे भाई चिराग भाई के साथ अकेले रहने का ऐसा मौका छीन लिया। हालांकि वे बहुत ईर्ष्यालु थीं, चूंकि उनमें से कोई भी सर्फिंग नहीं कर सकता था, वे बेबस थीं। वैसे छोटे भाई, क्या तुम्हें भूख लगी है? चमकते चेहरे के साथ मेघना ने बहुत कोमल तरीके से चिराग भाई से पूछा। अब जब तुमने जिक्र किया है तो मुझे थोड़ी भूख लगी है। चिराग भाई ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, मेघना बहुत खुश हुई। मैं अभी खाना बनाती हूँ छोटे भाई, मेरे खाना बनाने का कौशल बहुत अच्छा है। चिराग भाई को हल्की सी मुस्कान देकर मेघना उत्साह से रसोई में चली गई। भले ही नयनतारा ने पहले छोटे भाई को पटा लिया था, मेघना को फिर भी विश्वास था कि वह उसे उससे छीन सकती है। जैसा कि कहा जाता है, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। छोटे भाई, तुम्हारा पेट मेरा है, हे। मेघना ने खुद से बड़बड़ाया। अपनी दो बेहद उत्सुक सहेलियों को देखकर सुचरिता देवी वहीं हक्की बक्की बैठी रहीं। मैं तो बस एक बड़ी मूर्ख हूँ, एक महामूर्ख, सुचरिता देवी ने खुद से बड़बड़ाया। उन्हें कभी चिराग भाई को यहाँ नहीं लाना चाहिए था और उन्हें अपनी सहेलियों से नहीं मिलवाना चाहिए था, जो भूखी भेड़ियों की तरह थी। क्या वह खुद के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं बना रही थी? भले ही मैं सर्फिंग या खाना बनाना नहीं जानती, मैं सुंदर तो हूँ। खुद को शीशे में देखकर सुचरिता देवी ने अपना आपा वापस पाया। चिराग निश्चित रूप से मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता, सुचरिता देवी ने मन में सोचा। एक पल बाद सुचरिता देवी भी रसोई की ओर चली गईं, मेघना से खाना बनाना सीखने के इरादे से। 10 मिनट बाद नयनतारा काले रंग की बिकिनी पहने, हाथ में सर्फबोर्ड लिए, चिराग भाई को समुद्र तट की ओर ले जाती हुई निकली। ... प्रयागराज हवाई अड्डे पर एक गंभीर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति विमान से उतरा। श्रीमान सूर्य। जैसे ही वह हवाई अड्डे से बाहर निकला, एक सूट पहने व्यक्ति ने आदरपूर्वक संपर्क किया। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हिमालय कैपिटल के उपाध्यक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी थे। उन्होंने पहले चिराग भाई से मिलने की व्यवस्था की थी। मैंने तुम्हें जो गाड़ी तैयार करने के लिए कहा था, वह कैसी है? सब तैयार है। विभिन्न संपर्कों के माध्यम से मैंने आपके लिए एक मेबैक S680 पुलमैन सुरक्षित की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 करोड़ से ज्यादा में बिकती है। सूट पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया। सूट पहने व्यक्ति को सूर्यकांत त्रिपाठी ने पहले ही प्रयागराज भेज दिया था। इस बार अपनी हैसियत दिखाने और चिराग भाई को थोड़ा डराने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी ने सूट पहने व्यक्ति को एक शीर्ष श्रेणी की लग्जरी कार खोजने का काम सौंपा था। अगर वह चिराग भाई को प्रभावित कर सके तो उसे विश्वास था कि वह उसे अपने पक्ष में कर लेगा। 1.5 करोड़ बुरा नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, क्योंकि 1.5 करोड़ लगभग एक हवेली के लिए काफी थे। वह जानता था कि उसकी अपनी कार सिर्फ 4 या 5 करोड़ की रोल्स रॉयस थी। गाड़ी के पास खड़े होकर सूट पहने व्यक्ति ने परिचय दिया। श्रीमान सूर्य, यह मेबैक S680 पुलमैन 6.5 मीटर लंबी है, जिसका व्हीलबेस 4.418 मीटर है। इसका चिकना शरीर, स्टैक्ड LED टेल लाइट्स, बनावट वाला डिजाइन और डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम इसकी प्रभावशाली उपस्थिति को उजागर करता है। ये पूरी तरह से आपकी असाधारण हैसियत और पद को दर्शाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी भी अपने सामने खड़ी शानदार मेबैक S680 पुलमैन को देखकर थोड़ा विस्मय में पड़ गए। अच्छा, बहुत अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी जोर से हंसे, आत्मविश्वास से कहते हुए। इसके साथ मैं निश्चित रूप से चिराग भाई को प्रभावित करूंगा और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने साथ खड़ा करूंगा। जैसे ही वे कार में चढ़े, वे तेजी से रवाना हो गए। हमें पूर्वी सागर दर्शन विला नंबर 1 ले चलो। चिराग भाई को फोन करने के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी ने सूट पहने व्यक्ति को निर्देश दिया।
उनमें से कोई भी प्रयागराज से परिचित नहीं था और उन्होंने अनजाने में मान लिया कि पूर्वी सागर दर्शन सिर्फ एक साधारण विला जिला था। मेबैक की वजह से स्वाभाविक रूप से पूर्वी सागर दर्शन की सुरक्षा ने उन्हें नहीं रोका। जल्द ही वे पूर्वी सागर दर्शन विला नंबर 1 पर पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर और विला देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी चौंक गए। यह विला बहुत बड़ा था। शायद ये थोड़ा ही बड़ा है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपना सिर हिलाया, खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए। ठक ठक ठक, सूट पहने व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। 10 सेकंड बाद सुचरिता देवी ने विला का दरवाजा खोला। हम श्रीमान चिराग से मिलने आए हैं। हमारी अपॉइंटमेंट थी, सूट पहने व्यक्ति ने कहा। कृपया अंदर आइए। सुचरिता देवी ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वे अंदर गए, सूर्यकांत त्रिपाठी और सूट पहने व्यक्ति दोनों स्तब्ध रह गए। विला के अंदर की शानदार सजावट को देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी जैसा दुनियादार आदमी भी हैरान था। इतना शानदार, यह श्रीमान चिराग का विला है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने हैरानी से पूछा। यह उनका दूसरा विला लगता है। सुचरिता देवी ने सिर हिलाया। दूसरा विला? चिराग भाई के पास इस तरह के एक से ज्यादा विला थे। सूर्यकांत त्रिपाठी हैरान थे। यह विला कई अरबों का होना चाहिए, फिर भी चिराग भाई के पास एक से ज्यादा है। प्रभावशाली। वैसे श्रीमान चिराग कहाँ हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी ने पूछा। वे पूल में सर्फिंग कर रहे हैं। मैं उन्हें बुलाती हूँ। ये कहकर सुचरिता देवी समुद्र की ओर चली गईं। पूल में सर्फिंग? सूर्यकांत त्रिपाठी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। सर्फिंग के लिए काफी बड़ा पूल? सूर्यकांत त्रिपाठी ने पहली बार ऐसी कोई चीज सुनी थी और यह भयानक था। एक पल के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी को कुएं का मेढक जैसा महसूस हुआ। उन्होंने चिराग भाई को 1.5 करोड़ की कार से प्रभावित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब चिराग भाई के सामने आने से पहले ही वे चिराग भाई की दौलत से पूरी तरह से चकित या बल्कि डरे हुए थे। भयानक, ये सचमुच धन का देवता था। एक पल के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी ने अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस किया। खुशी की बात है कि उन्होंने आने पर अपनी दौलत की डींग नहीं मारी थी, वरना वे मजाक का पात्र बन जाते। सूर्यकांत त्रिपाठी भी अभिभूत थे और सूट पहने व्यक्ति पूरी तरह से सदमे में था। श्रीमान सूर्य यहाँ हैं। विला लौटकर चिराग भाई ने कहा। नमस्ते श्रीमान चिराग। चिराग भाई को देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी बेहद विनम्र हो गए, श्रद्धाभाव से चिराग भाई से हाथ मिलाते हुए। मुझे श्रीमान सूर्य कहने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सूर्य कहिए। आप बहुत विनम्र हैं श्रीमान सूर्य, चिराग भाई ने जवाब दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी का उनके प्रति इतना गहरा सम्मान देखकर चिराग भाई थोड़े हैरान थे। उन्होंने कुछ नहीं किया था। ये सब कैसे हो गया? ये हैरान करने वाला था। क्या अध्याय 36:5 अरब भी नहीं निकाल सकते, फिर भी अमीर होने का दावा कर रहे हो? दूसरा अपडेट। सूर्यकांत त्रिपाठी का फोन आने के बाद चिराग भाई ने मेघना से खाना न बनाने के लिए कहा और वे अगली बार उसके पाक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आज वे बाहर खाना खाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ आधे घंटे की बातचीत के बाद चिराग भाई को हिमालय कैपिटल की काफी जानकारी मिल गई थी। हिमालय कैपिटल ने विभिन्न उद्योगों में निवेश किया था। हालांकि यह व्यापक नहीं था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था। हिमालय कैपिटल के बारे में सबसे डरावनी बात उसके भयानक संबंध थे। सूर्यकांत त्रिपाठी और सीईओ रमेश वर्मा के बीच के आंतरिक संघर्ष के बारे में चिराग भाई को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब सूर्यकांत त्रिपाठी ने इसका जिक्र किया तो चिराग भाई ने सक्रिय रूप से विषय बदल दिया। वे फिलहाल किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। अब समय हो गया है। क्या हम खाते हुए बात करें? चिराग भाई ने समय देखकर सुझाव दिया। कोई बात नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी ने सिर हिलाया। समूह एक साथ बाहर चला गया। पूर्वी सागर दर्शन के अंदर 2 वर्दीधारी कर्मचारी एक तोंद वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी को घुमा रहे थे। पीछे 4 तगड़े आदमी काले सूट में थे, मध्यम आयु वर्ग के आदमी के अंगरक्षक। श्रीमान पीतांबर, कई विला देखने के बाद आपको कैसा लगा? एक कर्मचारी ने सावधानी से पूछा। उनके सामने यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी धन का देवता माना जाता था। कहा जाता है कि वह साल भर अपनी डिग्गी में लाखों रुपये नकद रखता था। इस बार प्रबंधक के अनुरोध पर दोनों मध्यम आयु वर्ग के श्रीमान पीतांबर को विला दिखाने के लिए साथ थे। प्रभावशाली नहीं, वे विला मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत साधारण है, पीतांबर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यह सुनकर दोनों कर्मचारियों ने आह भरी। उन्होंने जिन 2 विला को पहले देखा था वे बहुत महंगे थे, फिर भी उन्हें कमतर माना गया। हम
सड़क पर चलते हुए पीतांबर की नजर अचानक थोड़ी दूर पर एक विला पर पड़ी और वह चमक उठा। वह विला अच्छा लग रहा है, चलो अंदर देखते हैं। ये कहकर पीतांबर उसकी ओर चल पड़ा। पीतांबर ने जहां इशारा किया उसे देखकर दोनों कर्मचारियों के चेहरे का रंग बदल गया। श्रीमान पीतांबर को जगह चुनना अच्छी तरह आता था। श्रीमान पीतांबर, कृपया एक पल रुकिए। श्रीमान पीतांबर, इस विला का पहले से ही एक मालिक है। दोनों कर्मचारी पीतांबर के पीछे भागे, उसे रोकने की कोशिश करते हुए। यह विला नंबर 1 था, जो पहले प्रयागराज की एक प्रमुख हस्ती का था। अफवाह थी कि इसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने खरीदा था। श्रीमान पीतांबर, शायद आप दूसरे विला देख सकते हैं। कर्मचारियों ने सुझाव दिया, क्योंकि इस विला का पहले से ही एक मालिक था। वरना विला नंबर 1 पर प्रयागराज के किसी और बड़े आदमी का कब्जा हो गया होता और ये दूसरे प्रांत के श्रीमान पीतांबर के लिए नहीं बचता। इसका पहले से ही मालिक है। कोई बड़ी बात नहीं, बस उसे मुझे बेचने के लिए कहो। पीतांबर ने उदासीन रवैया दिखाया। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस बहुत सारा पैसा है। बोलते हुए पीतांबर विला नंबर 1 में प्रवेश करने वाला था जब चिराग भाई और सूर्यकांत त्रिपाठी का समूह बाहर आ गया। क्या संयोग है? पीतांबर जोर से हंसा और पूछा, आप में से इस विला का मालिक कौन है? मैं हूं, क्या बात है? चिराग भाई ने जवाब दिया। तुम? आगे आए युवक को देखकर पीतांबर चौंक गया, हैरान था कि विला का मालिक इतना जवान था। खैर, मुझे यह विला पसंद है, क्यों न तुम मुझे बेच दो। यहाँ के विला में से हर एक की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये लगती है। मैं तुम्हें 11 करोड़ रुपये देता हूँ, मुझे दे दो। पीतांबर ने धन और शक्ति का प्रदर्शन किया। ये सुनकर चिराग भाई बेबसी से मुस्कुराए और जवाब दिया, मुझे डर है कि यह काफी नहीं है। काफी नहीं है? 12 करोड़ रुपये कैसे रहेंगे? 15 करोड़ रुपये। चूंकि चिराग भाई सहमत नहीं हुए, पीतांबर ने कीमत बढ़ाना जारी रखा। ठीक है, तो बस मुझे बताओ कि कितने। मेरे पास और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, पीतांबर ने आत्मविश्वास से कहा। यह सुनकर सूर्यकांत त्रिपाठी का अधीनस्थ टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। इतना पैसा कि आप खर्च नहीं कर सकते? आपका कोई खदान या कुछ और होगा। तुम सच में सही हो। मेरे पास एक कोयला खदान है, पीतांबर ने गर्व से कहा। पता चला कि वह एक नया अमीर कोयला मालिक था। उसे बताओ कि मेरे विला की कीमत कितनी है। चिराग भाई ने दोनों कर्मचारियों को देखा और लापरवाही से कहा, श्रीमान पीतांबर, यह विला नंबर 1 है। मूल कीमत 30 करोड़ रुपये थी और अब ये और भी ज्यादा है। ये सुनकर पीतांबर हक्का बक्का रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना महंगा होगा। बस अपनी कीमत बताओ। अब मानसिक रूप से तैयार होकर पीतांबर अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। ये संख्या, जब तक तुम इसे खरीद सकते हो, मैं बेच दूंगा। चिराग भाई ने एक हाथ उठाया और बोला, ये देखकर पीतांबर हिचकिचाया। ठीक है, 50 करोड़ रुपये, मैं इसे खरीद लूंगा। पीतांबर ने दांत पीसते हुए सहमति जताई। हालांकि चिराग भाई ने अपना सिर हिलाया। तुमने गलत समझा, 50 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 5 अरब रुपये। उसके विला के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपये की पेशकश बहुत कम थी। क्या यह मजाक था? क्या 5 अरब रुपये? क्या तुम पागल हो? पीतांबर चिल्लाया। अगर वह सब कुछ बेच भी देता तो भी 5 अरब रुपये नहीं जुटा पाता। तुम 5 अरब रुपये भी नहीं जुटा सकते और अमीर होने का दावा कर रहे हो। चिराग भाई ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, दूसरों के साथ जाने की तैयारी करते हुए। उसी पल पीतांबर के 4 तगड़े अंगरक्षकों ने अचानक चिराग भाई का रास्ता रोक दिया। आज मैं तुम्हें 1 अरब रुपये दे रहा हूं, विला मुझे बेच दो वरना तुम यहां से नहीं जाओगे, पीतांबर ने धमकी भरे स्वर में कहा। हालांकि कहा जाता है कि एक शक्तिशाली अजगर स्थानीय सांपों को नहीं दबाता है। अपने गृहनगर में स्थानीय तानाशाह बनने का आदि पीतांबर इसे आजमाने के लिए दृढ़ था। आप ऐसा नहीं कर सकते, श्रीमान पीतांबर। श्रीमान पीतांबर, आप क्या कर रहे हैं? ये देखकर 2 कर्मचारियों ने पीतांबर को रोकने की कोशिश की। तथ्य यह है कि चिराग भाई उस बड़े आदमी से विला नंबर 1 खरीद सकते थे। स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों को एहसास हुआ कि उनकी पृष्ठभूमि कितनी भयानक होनी चाहिए। मेरे रास्ते में मत आओ, पीतांबर ने असंतुष्ट होकर कहा और उसके अंगरक्षकों में से एक ने दोनों कर्मचारियों को रोक दिया। बल प्रयोग करने की सोच रहे हो? चिराग भाई ने धीरे से कहा। क्या तुम्हें विश्वास है कि जैसे ही तुम कोई हरकत करोगे तुम्हारी खदान गायब हो जाएगी?
अब चिराग भाई जुनून समूह, शार्क लाइव, गंगा तट विला और हिमालय कैपिटल के मालिक थे। उनके संबंध भयानक रूप से व्यापक हो गए थे। एक नए अमीर से निपटना बच्चों का खेल था। पीताम्बर ने सोचा कि वह एक शक्तिशाली अजगर है जो इस स्थानीय सांप को दबा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो पूरी तरह से गलत था। अजगर कौन था और सांप कौन था, यह अभी तक तय नहीं था। मेरी खदान गायब, हा, ये कैसा मजाक है। पीताम्बर जोर से हंसा, पूरी तरह से अविश्वास करते हुए, क्योंकि उसके पास अपना समर्थन था। मेरा नाम पीताम्बर है, मेरी कोयला खदान में है, बेझिझक। पीताम्बर ने अपनी पहचान भी खुलकर बताई, कोई डर नहीं दिखाया। जैसे ही चिराग भाई बोलने वाले थे, सूर्यकांत त्रिपाठी ने बीच में कहा, श्रीमान चिराग को ऐसे तुच्छ मामले में क्यों परेशान होना चाहिए? यह मुझ पर छोड़ दो। हालांकि कोयला खदान को बंद कराना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन पीताम्बर को डराने के लिए उसे डराना सूर्यकांत त्रिपाठी की क्षमताओं के भीतर था। हिमालय कैपिटल के साथ 20 साल से ज्यादा रहने के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी के अपने संबंध जरूर थे, वैसे भी एक छोटा कोयला मालिक। अगले ही पल सूर्यकांत त्रिपाठी ने एक फोन किया। फोन कर रहे हो? किसे? क्या तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? पीताम्बर ने उपहास किया। वह जानता था कि चिराग भाई जैसा स्थानीय व्यक्ति जरूर संबंध रखेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वे प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश प्रांत में होंगे। उसकी कोयला खदान उत्तर प्रदेश प्रांत से बहुत दूर थी। क्या इस लड़के के संबंध वहां तक पहुंच सकते हैं? ये कैसा मजाक है। जैसे ही पीताम्बर आत्मसंतुष्ट था, उसका फोन अचानक बज उठा। अध्याय 37, क्योंकि मेरे पास पैसा है, तीसरा अपडेट। अरे मोटे, क्या तुम सच में मुसीबत मोल ले रहे हो? किससे पंगा लिया तुमने? जैसे ही पीताम्बर ने फोन उठाया, उसे एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। श्रीमान धनराज, क्या बात है? पीताम्बर के हाथ से लगभग फोन छूट गया। वह कांपती हुई आवाज में बोला, असल में उस खदान का सिर्फ 20% हिस्सा उसके पास था, ज्यादातर श्रीमान धनराज का था, वरना अपनी क्षमताओं और संपर्कों से वह उसे चला नहीं सकता था। श्रीमान धनराज न केवल उसके सीधे बॉस थे, बल्कि उनके पास अन्य खदानें भी थीं जिनसे पीताम्बर पंगा नहीं ले सकता था। किससे पंगा लिया तुमने? आसपास देखते हुए पीताम्बर की नजर आखिरकार चिराग भाई पर टिकी। उस दिन एक नौजवान के साथ विला को लेकर विवाद हो गया था, शायद उसे थोड़ी धमकी भी दी थी। पीताम्बर ने श्रीमान धनराज को जवाब दिया, जिसमें आत्मविश्वास की कमी थी। धिक्कार है तुम पर, श्रीमान धनराज ने बुरी तरह गाली दी। उन्हें अभी अभी एक शक्तिशाली व्यक्ति का फोन आया था, जिसने उन्हें बताया कि पीताम्बर ने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया है जिससे उसे नहीं लेना चाहिए था। ये सुनकर आगे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। श्रीमान धनराज तुरंत समझ गए और जल्दी से पीताम्बर को फोन किया। तुमने कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया, बस मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। श्रीमान धनराज ने फोन पर पीताम्बर को बुरी तरह डांटा। आज अगर उस नौजवान ने तुम्हें माफ नहीं किया, तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें, पीताम्बर को, पीतल का पेन बना दूंगा? हाँ। पीताम्बर डर से ठंडे पसीने में भीग गया। श्रीमान धनराज कभी अपना वादा नहीं तोड़ते थे, और जो लोग उनसे टकराते थे उनका आमतौर पर बुरा अंत होता था। पहले जब उसने गलतियां की थीं, तो श्रीमान धनराज ने यही बात कही थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसका मतलब समझ गया था। श्रीमान चिराग, मैं माफी चाहता हूँ। अगले ही पल पीताम्बर सीधे चिराग भाई के सामने घुटनों पर बैठ गया, कांपती हुई आवाज में बोला, ये सब मेरी गलती है। कृपया उदार बने और मुझ जैसे नीच व्यक्ति के प्रति दुर्भावना न रखें। प्रधानमंत्री का पेट नाव समा सकता है, कृपया सहनशीलता दिखाएं। पीताम्बर ने जल्दी से चिराग भाई से माफी मांगी। डर उसके दिल को बुरी तरह जकड़ रहा था। ये देखकर पीताम्बर के सभी अंगरक्षक स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार बॉस को इस तरह देखा था। उनकी नजर में बॉस एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति थे जिनका काफी प्रभाव था। अब वह एक नौजवान के सामने घुटनों पर बैठा था। चूंकि बॉस घुटनों पर बैठ गया था, तो वे और क्या कर सकते थे। इसलिए अंगरक्षक भी जल्दी से घुटनों पर बैठ गए और माफी मांगी। वे सब घुटनों पर बैठ गए। ये देखकर पूर्वी सागर दर्शन के 2 कर्मचारी बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वे जानते थे कि चिराग भाई की पहचान और पृष्ठभूमि असामान्य थी। पीताम्बर न तो प्रयागराज का था और न ही उत्तर प्रदेश प्रांत का। लेकिन एक ही फोन कॉल ने पीताम्बर को स्वेच्छा से घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। इस विला नंबर 1 के मालिक का सामाजिक नेटवर्क भयानक होना चाहिए। यह नयनतारा और मेघना भी स्तब्ध थीं। अभी अभी पीताम्बर के अंगरक्षकों द्वारा रोके जाने पर वे चिराग भाई के लिए चिंतित थीं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी।
वे एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। नौजवान बहुत शक्तिशाली था। तुम मूर्ख, मुझे श्रीमान चिराग से बात करने दो। श्रीमान धनराज की आवाज पीतांबर के फोन से आए। वह जानता था कि पीतांबर बेकार था और वह व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके श्रीमान चिराग को शांत करना चाहता था। श्रीमान चिराग, कांपते हुए पीतांबर ने फोन चिराग भाई को सौंप दिया। तुम कौन हो? फोन लेते हुए चिराग भाई ने पूछा। श्रीमान चिराग, मैं पीतांबर का बॉस हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ वह सब पीतांबर की गलती थी। वह आपकी हैसियत को पहचान नहीं पाया। कृपया उसे माफ कर दें। श्रीमान धनराज ने अत्यंत विनम्रता से बात की। कई कोयला खदानों के मालिक होने के नाते श्रीमान धनराज अपने व्यवहार में असाधारण रूप से कुशल थे और नियमों को अच्छी तरह समझते थे, अनावश्यक संघर्षों से बचते थे। अपनी माफी जाहिर करने के लिए मैं आपको श्रीमान ताराचंद कोयला खदान में 5% शेयर देना चाहता हूं, जो लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का होगा। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन कृपया स्वीकार करें। श्रीमान धनराज ने कहा। ठीक है। चिराग भाई ने पीतांबर की ओर देखा, जो घुटनों पर बैठा कांप रहा था जैसे कि उसकी पैंट गीली होने वाली हो, और सिर हिलाया। ये सुनकर श्रीमान धनराज ने फोन के दूसरी ओर राहत की सांस ली। श्रीमान चिराग वास्तव में एक उदार व्यक्ति हैं। मैं प्रभावित हूँ। थोड़ी मैत्रीपूर्ण लड़ाई के बाद श्रीमान चिराग, यदि आप चाहें तो मुझे आपका दोस्त बनकर खुशी होगी। श्रीमान धनराज ने आगे कहा। शेयर हस्तांतरण का अनुबंध जल्द ही आपके निवास पर पहुंचा दिया जाएगा। यदि मुझे मौका मिला तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आऊंगा। फोन वापस पीतांबर को सौंपकर चिराग भाई नयनतारा की कार में बैठ गए और चले गए। चिराग भाई, सुचरिता देवी और कुछ अन्य लोग आगे गाड़ी चला रहे थे और सूर्यकांत त्रिपाठी पीछे पीछे सबसे नजदीकी अपस्केल रेस्टोरेंट की ओर जा रहे थे। चिराग भाई को जाते हुए देखकर पीतांबर ने राहत की सांस ली। क्या वह 5% शेयर मुझसे आ रहा है? अपना फोन उठाकर श्रीमान धनराज की बातें सुनकर पीतांबर उछल पड़ा। उसके पास सिर्फ 20% शेयर थे और अब उसे 1/4 देना पड़ा। मैं अब जी नहीं सकता। ये पीतांबर के लिए व्यवहारिक रूप से मौत की सजा थी। ... गाड़ी में। छोटे साहब, आप कौन हैं? बहुत प्रभावशाली। हाँ छोटे साहब, वह पहले सच में बहुत डरावना था। पीतांबर बहुत भयानक लग रहा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक फोन कॉल के बाद वह घुटने टेक देगा और माफी मांगेगा। यह अविश्वसनीय है। छोटे साहब, आप इतने कमाल के कैसे हैं? गाड़ी के अंदर नयनतारा और मेघना ने प्रशंसा और जिज्ञासा से पूछा। क्यों? ये सुनकर चिराग भाई रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास नकद शक्तियां हैं। नकद शक्तियां? ये सुनकर मेघना और नयनतारा दोनों, और यहाँ तक कि सुचरिता देवी भी चौंक गईं। क्या दुनिया में सच में किसी के पास महाशक्तियां होती हैं? आपकी महाशक्ति क्या है छोटे साहब? हाँ, उत्सुक बड़ी आंखों से उन्होंने चिराग भाई की ओर देखा। कह नहीं सकते। चिराग भाई ने रहस्यमय तरीके से जवाब दिया। चिराग भाई जितना कम कहते थे, वे उतनी ही ज्यादा उत्सुक होती जाती थीं। चिराग भाई की असली प्रकृति को जानने और देखने के लिए उत्सुक थीं। वे जल्दी निकल गए थे, लेकिन पीतांबर के कारण देर हो गई और शाम के व्यस्त समय में फंस गए। प्रयागराज की शाम की भीड़ पूरे उत्तर प्रदेश प्रांत में मशहूर थी। कभी कभी यह 1 या 2 घंटे तक चल सकती थी। उनकी गाड़ी बीच रास्ते में फंस गई। जल्द ही और दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई। जाहिर है आगे एक दुर्घटना हो गई थी और व्यस्त समय को देखते हुए आगे बढ़ने में कम से कम 1 और घंटा लगेगा। कई ड्राइवर ताज़ी हवा लेने के लिए अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए। चिराग भाई और बाकी लोग भी गाड़ी से बाहर निकल आए। सुचरिता देवी, नयनतारा और बाकी लड़कियों से घिरे हुए चिराग भाई ध्यान का केंद्र बन गए, क्योंकि वे उत्साह से बातें कर रहे थे। एक पल में चिराग भाई अनगिनत लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए। एक लड़का 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ अनगिनत लोगों को जबरदस्त ईर्ष्या महसूस हुई। एक आदमी के चारों ओर 3 देवियां क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह थोड़ा सुंदर दिखता है, इसलिए उसके चारों ओर 3 देवियां हैं? 3 सुंदरियों के साथ एक लग्जरी कार में घूमना, यही तो जिंदगी है। चिराग भाई को देखकर ये लोग हद से ज्यादा ईर्ष्यालु थे। हम खूबसूरत साथी और लग्जरी कारें होने से क्या होता है, अब हमारी तरह यहाँ फंसे हुए हैं। बिल्कुल, अब सब बराबर हैं। अगर वह अमीर है तो क्या? कुछ लोग ईर्ष्या के मारे व्यंग्य कर रहे थे, तसल्ली ढूंढ रहे थे। वह सुंदर और अमीर है तो क्या? फिर भी हमारी तरह एक मूर्ख की तरह इंतजार करना पड़ रहा है। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहेंगे?
अध्याय 38 हेलीकॉप्टर पहुंचा, नया इनाम भाग्य देवता अनुभव कार्ड। श्रीमान चिराग, आप बाहर क्यों आए? चिराग भाई को गाड़ी से उतरते देखकर पीछे आ रहे सूर्यकांत त्रिपाठी भी उतरे और उनकी ओर चल पड़े। वाह, मेबैक के मालिक भी इस लड़के को जानते हैं। यह मेबैक लाखों की होगी। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है। दूर से चिराग भाई और उनके समूह को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग ताना मारने लगे। अचानक दूर से दहाड़ने की आवाज आई। 2 हेलीकॉप्टर उनकी ओर तेजी से बढ़े। कुछ मिनट बाद हेलीकॉप्टर दूर एक बड़े खाली मैदान में उतरे। हेलीकॉप्टरों के आने से माहौल जीवंत हो गया। वाह, 2 हेलीकॉप्टर, क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ हेलीकॉप्टर क्यों आएंगे? ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए, दूर उतरे हेलीकॉप्टरों को विस्मय से घूरते हुए। हमारी सवारी आ गई है, चिराग भाई बोले। आगे यातायात दुर्घटना होने और 1 घंटे तक जाम रहने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मेघमाला को 2 हेलीकॉप्टर भेजने का संदेश भेजा था। हम चिराग भाई की बात सुनकर आसपास के कुछ लोग हक्के बक्के रह गए। हमारी सवारी आ गई है। एक पल के लिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उतरने के बाद 2 आदमी हेलीकॉप्टरों से बाहर निकले। चिराग भाई को देखकर दोनों आदमी उनकी ओर बढ़े। श्रीमान चिराग। चिराग भाई के सामने पहुंचकर दोनों आदमियों ने आदरपूर्वक कहा। वे जुनून समूह के कर्मचारी थे। हेलीकॉप्टर यहाँ है, आप कभी भी जा सकते हैं। हम पहले एक बार देख चुकी सुचरिता देवी अपेक्षाकृत शांत थी। हालांकि मेघना और नयनतारा चौंक गईं और उन्हें प्रतिक्रिया करने में थोड़ा समय लगा। बड़े भाई, क्या वे 2 हेलीकॉप्टर आपके हैं? ये बहुत बढ़िया है। पास ही सूर्यकांत त्रिपाठी एक बार फिर 2 हेलीकॉप्टरों से चौंक गए। वह पहले ही चिराग भाई के विला से बुरी तरह चौंक गया था और 2 हेलीकॉप्टरों को फिर से देखकर वह हैरान रह गया। भले ही दूसरे उन्हें न पहचाने, वह पहचानता था। ये इसी 155 हेलीकॉप्टर थे जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 8 करोड़ रुपये थी और घरेलू स्तर पर लगभग 10 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती थी। 2 हेलीकॉप्टर लगभग 20 करोड़ रुपये। शायद कई अमीर लोग लग्जरी कारों से खेलते होंगे, लेकिन उसने पहले कभी किसी को हेलीकॉप्टरों से खेलते नहीं देखा था। एक हेलीकॉप्टर की कीमत दुनिया की शीर्ष लग्जरी कार के बराबर थी और अब 2 थे। पागल अमीर। बड़ी दुनिया देखने के आदी व्यक्ति भी आज की घटनाओं का अनुभव करते हुए इसे बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। सूर्यकांत त्रिपाठी को भी ऐसा लगा, और जिन्होंने पहले चिराग भाई का मजाक उड़ाया था, ये सोचकर कि वह उनके साथ इंतजार करेंगे, वे और भी ज्यादा चकित थे। हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर हैं। यह क्या अमीर लोग ऐसे होते हैं? ट्रैफिक जाम तो उन्होंने हेलीकॉप्टर मंगवा लिए। अनगिनत लोग हक्के बक्के रह गए। हम खूबसूरत साथ है, लग्जरी कारें बेकार हैं, वह फिर भी हमारे साथ यहाँ फंसा हुआ है। वह सुंदर और अमीर है तो क्या, फिर भी हम बाकी लोगों के साथ यहाँ इंतजार करना पड़ रहा है। चिराग भाई के बारे में उनके पहले के ताने उनके दिमाग में फिर से बजने लगे। एक पल के लिए उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वे सच में अलग थे। ट्रैफिक जाम में फंसे वे सिर्फ इंतजार कर सकते थे, लेकिन वह हेलीकॉप्टर बुला सकता था। ये कितना शानदार है। वह सुंदर और इतना अमीर क्यों है, जबकि मैं न केवल गरीब हूं बल्कि साधारण भी। बदसूरत नहीं, बस साधारण। गाड़ी को बेरफिट रेस्टोरेंट ले चलो। नयनतारा और सूर्यकांत त्रिपाठी को कार की चाबियां जुनून समूह के 2 कर्मचारियों को सौंपने देते हुए चिराग भाई और उनका समूह हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। भीड़ की चकित नजरों के नीचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और तेजी से दूर चला गया। पागल अमीर ... रात के खाने के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी आखिरकार चले गए। चिराग भाई और नयनतारा पूर्वी सागर दर्शन के नंबर 1 विला लौट आए। 1 और दिन खेलने के बाद वे अलग हो गए। बड़े भाई, मुझे मत भूलना, मुझे तुम्हारी याद आएगी, मेघना ने बिछड़ते हुए दुख से कहा। भले ही उसे चिराग भाई की संपर्क जानकारी मिल गई थी और उसने उसे वीचेट पर जोड़ लिया था, सुंदर चिराग भाई को फिर से न देखने के विचार ने मेघना को आंसू पोंछने पर मजबूर कर दिया। वह बहुत दुखी महसूस कर रही थी। बड़े भाई, मैं संपर्क में रहूंगी। मेघना की तुलना में नयनतारा ज्यादा सक्रिय थी। चिराग भाई को देखकर मुस्कुराए। जल्दी करो, लगभग दोपहर हो गई है। सुचरिता देवी अब और नहीं देख सकी। उनकी 2 नाटकीय सहेलियों ने जल्दी से एक शब्द कहा, चिराग भाई को दूर भगा दिया। चिराग भाई को वापस यूएटन गार्डन ले जाकर सुचरिता देवी भी चली गईं। अगले दिन चिराग भाई नींद से जागे। साइन इन करें। हम सिस्टम की आवाज सुनकर चिराग भाई की आंखें चमक उठीं। कई दिन हो गए थे बिना किसी साइन इन कार्य के और उन्हें इसकी याद आने लगी थी।
सभी कार्यों में से चिराग भाई को साइन इन कार्य सबसे ज्यादा पसंद था। पूरा करने के लिए एक साधारण टैप बहुत संतोषजनक। हाँ, डिंग, साइन इन सफल। 30 दिनों के लिए भाग्य देवता अनुभव कार्ड प्राप्त करने पर बधाई। पहले वह भाग्य देवता अनुभव कार्ड की समाप्ति से परेशान थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सिस्टम ने अप्रत्याशित रूप से एक और कार्ड भेज दिया। सिस्टम बहुत विचारशील है, बुरे दिन खत्म हो गए। फिर से भाग्य देवता बनकर चिराग भाई को बहुत अच्छा लगा। सिस्टम पर फिर से टैप करते हुए चिराग भाई मुस्कुराए जब उन्होंने अपना भाग्य देवता मूल्य देखा। भाग्य देवता मूल्य 100। नकारात्मक एक होना सच में बहुत परेशान करने वाला था। नाश्ते के बाद चिराग भाई को बाय लिंगलिंग का संदेश मिला। भाई चिराग, छुट्टियां आने वाली हैं और मैं अपने माता पिता और परिवार के लिए कुछ उपहार खरीदने की योजना बना रही हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आवाज संदेश सुनने के बाद चिराग भाई ने सिर हिलाया। घर जाकर मिलने का समय आ गया था। ठीक है, चिराग भाई ने बाय लिंगलिंग के संदेश का जवाब दिया। वह भी अपने माता पिता के लिए कुछ उपहार खरीदना चाहते थे। दोपहर में अपनी बुगाटी चलाते हुए चिराग भाई ने बाय लिंगलिंग को तियाननान विश्वविद्यालय से उठाया और जाहिर है कि ज़ोऊ कियान भी उनके साथ शामिल हो गई। आधे घंटे बाद वे मॉल पहुंचे। चिराग भाई ने अपनी मां और पिताजी के लिए कुछ कपड़े खरीदे। चूंकि उनके पिताजी को चाय पसंद थी, उन्होंने कुछ अच्छी चाय भी खरीदी। लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए। बस जेब खर्च। वैसे पिताजी की गाड़ी थोड़ी पुरानी लगती है, इसे बदलने का समय आ गया है। चिराग भाई का परिवार एक छोटे से काउंटी में रहता था और उनके माता पिता की आय मामूली थी। वह बहुत पहले अपने पिताजी से गाड़ी बदलने के लिए कहना चाहते थे क्योंकि वह बहुत पुरानी थी, लेकिन उनके माता पिता हमेशा मना कर देते थे, ये कहते हुए कि वे उनके लिए घर खरीदने और शादी करने के लिए पैसे बचा रहे हैं, इसलिए चिराग भाई उन्हें मना नहीं सके। उन्हें हार माननी पड़ी। लेकिन अब यह अलग था। फिर से लौटकर उन्हें यकीन था कि वह अपने माता पिता के जीवन स्तर में सुधार करेंगे। पिछली बार चिराग भाई ने अपनी मां को पैसे भेजे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे बचा लिया और खर्च नहीं किया। इस बार चिराग भाई ने सीधे चीजें खरीदने की योजना बनाई ताकि उन्हें उनका उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट न हो। कार पहली चीज थी। इस बिंदु पर चिराग भाई को अचानक अपनी मां से किया हुआ वादा याद आया, एक गर्लफ्रेंड को वापस लाना, अन्यथा उन्हें फिर से ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। एक सभ्य और ईमानदार व्यक्ति होने के नाते वह किसे ला सकता था। शुरुआत में चिराग भाई ने मेघमाला के बारे में सोचा, लेकिन वे काफी परिचित नहीं थे, जिससे गलती करना आसान था, जिससे उन्हें हिचकिचाहट हुई। ये काफी सिरदर्द वाला मामला था। क्या अध्याय 39 सुंदर होना भी एक अपराध है। जब वे लगभग खरीदारी पूरी कर चुके थे और जाने वाले थे, तभी बाय लिंगलिंग ने अचानक सुझाव दिया, मैंने अभी उधर एक क्रेन मशीन देखी, चलो कुछ खिलौने पकड़ते हैं। जरूर जरूर। ये सुनकर ज़ोऊ कियान, जो पहले थोड़ी थकी हुई थी, तुरंत उत्साहित हो गई। उन्हें खिलौने पकड़ने के विचार का कोई विरोध नहीं था। इससे पहले कि चिराग भाई कुछ कह पाते, बाय लिंगलिंग और ज़ोऊ कियान उन्हें पहले ही क्रेन मशीन की ओर खींच रही थी। ये वाला। आखिरकार वे तीनों पिकाचू खिलौनों से भरी एक क्रेन मशीन के सामने रुक गए। उनके बगल में एक युवा जोड़ा था। वाह, तुम कमाल के हो। लड़के ने सिर्फ 3 प्रयासों में अपना पहला खिलौना पकड़ लिया था, जिससे उसके बगल में खड़ी लड़की खुशी से उछल पड़ी। खिलौने पकड़ने के लिए कौशल की जरूरत होती है और 3 प्रयासों में एक पकड़ना मतलब था कि आप बहुत अच्छे थे। ज्यादातर लोगों को एक पकड़ने के लिए 8 या 9 प्रयास, शायद उससे भी ज्यादा, करने पड़ते। जब वे दूसरे दौर की तैयारी कर रहे थे, चिराग भाई, बाय लिंगलिंग और ज़ोऊ कियान पहुंच गए। तीनों को देखकर जोड़ा पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। लड़के ने चिराग भाई को देखा, जिसके दोनों तरफ एक एक सुंदरी थी, और वह तुरंत ईर्ष्या से भर गया। यह उसका सपना था। इस बीच चिराग भाई को देखते ही लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा। कितना हसीन लड़का। बाय लिंगलिंग और ज़ोऊ कियान पर कुछ और नजरें चुराने के बाद लड़के ने आखिरकार अपनी नजरें वापस लाईं। डर था कि उसकी गर्लफ्रेंड ध्यान देगी, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड का ध्यान वास्तव में उस लड़के पर था और उसका चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। थोड़ा सुंदर होने में क्या बड़ी बात है, लड़के ने खुद से सोचा। चिराग भाई से बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। तुम क्या देख रहे हो? लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्से में पूछा। हम। लड़की झट से पलट गई और तुरंत पलट कर बोली, तुम अभी क्या देख रहे थे? एक पल के लिए माहौल अजीब हो गया। जब जोड़ा आपस में झगड़ रहा था, चिराग भाई का समूह पहले ही शुरू हो चुका था।
जो कियान पहले गई और 5-6 बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रही। मैं हो गई, जो कियान ने उदास होकर कहा। कियान कियान तुम नहीं कर सकती, मुझे देखो। बाय लिंगलिंग एक शरारती मुस्कान के साथ आगे बढ़ी, आत्मविश्वास से भरी हुई। हालांकि 8-9 कोशिशों के बाद भी बाय लिंगलिंग ने कुछ नहीं पकड़ा था। स्थिर, अब स्थिर। 10वीं कोशिश में बाय लिंगलिंग ने आखिरकार एक खिलौना पकड़ा और घबराकर बड़बड़ाए। दुर्भाग्य से अंत में खिलौना फिर से गिर गया। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। बाय लिंगलिंग गुस्से से लाल हो गई। भाई चिराग, क्यों न तुम कोशिश करो। अंत में बाय लिंगलिंग ने चिराग भाई को मौका दिया। मैंने ये पहले कभी नहीं पकड़े, चिराग भाई ने अनजाने में कहा। भाई चिराग कोशिश करो, जो कियान ने भी कहा। चिराग भाई को एक खिलौना पकड़ते हुए देखना चाहती थी। ठीक है तो तुम्हें कितने चाहिए, चिराग भाई ने लापरवाही से पूछा। हम, चिराग भाई के शब्द सुनकर जो कियान और बाय लिंगलिंग दोनों हक्के बक्के रह गईं। क्या भाई चिराग अपनी पहली ही कोशिश में इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ये तो सिर्फ बच्चे ही चुनाव करते हैं, मुझे सब चाहिए, हे। बाय लिंगलिंग ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे हैं, चिराग भाई ने जवाब दिया और खेलना शुरू कर दिया। सबसे बुरी स्थिति में अगर वह एक भी नहीं पकड़ सका तो उसके पास एक सरल समाधान था, बस मशीन खरीद लो। पैसे से सब कुछ इतना आसान था। कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे हैं। उसके बगल में जोड़ा चिराग भाई के शब्दों से स्तब्ध था। वह इस तरह कैसे डींग मार सकता था। आसमान से बातें करना। उन्होंने इतने लंबे समय तक मशीन पर किसी को सारे खिलौने पकड़ते नहीं देखा था। एक पल के लिए लड़की को भी चिराग भाई के प्रति बहुत तिरस्कार महसूस हुआ। डींग मारना डरावना नहीं था, लेकिन इतनी हद तक डींग मारना। इतने सारे आत्म जागरूकता विहीन लोग कैसे हो सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड का पक्ष जीतने की कोशिश में लड़के ने कहा, जान मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खिलौने पकड़ता हूं, निश्चित रूप से उससे ज्यादा तेज। उनकी बातचीत बाय लिंगलिंग और जो कियान के कानों तक पहुंची। एक पल में दोनों बहुत गुस्सा हो गईं। वे ऐसी बातें कैसे कह सकते थे। बाय लिंगलिंग बस पलटवार करने वाली ही थी कि उसने चिराग भाई को झुकते हुए देखा। ये लो, चिराग भाई ने बाय लिंगलिंग को एक पिकाचू सौंपा। यह है। बाय लिंगलिंग ने अनजाने में पिकाचू ले लिया, हक्की बक्की। उसने पहली ही कोशिश में पकड़ लिया। बाय लिंगलिंग पूरी तरह से हैरान थी। भाई चिराग कमाल के थे। भाई चिराग तुम अविश्वसनीय हो। जो कियान भी उत्तेजना से उछल पड़ी। हम, उनके बगल के जोड़े ने ये सुना और थोड़ा हैरान हुआ। उसने पहले कभी खिलौने नहीं पकड़े थे और पहली ही कोशिश में एक पकड़ लिया। यह अविश्वसनीय था। इन सब में खोया हुआ लड़के ने गलती से अपना खिलौना पकड़ने के तुरंत बाद गिरा दिया। दूसरा वाला। अपनी दूसरी कोशिश में चिराग भाई फिर से सफल हुए, पिकाचू जो कियान को सौंपते हुए। तीसरा वाला, चौथा वाला। चिराग भाई ने बिना किसी गलती के एक के बाद एक खिलौना पकड़ा और जल्द ही बाय लिंगलिंग और जो कियान दोनों के हाथों में 5 या 6 पिकाचू खिलौने थे। भाई चिराग कमाल के हैं। भाई चिराग न केवल सुंदर हैं बल्कि सर्वशक्तिमान भी हैं। बाय लिंगलिंग और जो कियान उसके बगल में खड़ी थीं, छोटी प्रशंसक लड़कियों की तरह उत्साहित और खुश। एक मिला। लड़के ने आखिरकार अपना दूसरा खिलौना पकड़ा, लेकिन उसे 5 प्रयास लगे। जैसे ही वह काफी गर्व महसूस कर रहा था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कोई चीयर नहीं सुनी। क्या हो रहा था। दूसरा पकड़ने के बाद उसे खुशी से उछलना नहीं चाहिए था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी आस्तीन खींची, उसे बगल में चिराग भाई को देखने का इशारा किया। ओह, मुझे देखने दो, उस शेखीबाज ने कितने पकड़े। लड़का लापरवाही से मुड़ा, उसे विश्वास नहीं था कि चिराग भाई इतने सारे खिलौने पकड़ सकते हैं। अपने पहले प्रयास में उसने दर्जनों बार कोशिश की थी बिना कुछ पकड़े। लड़कियों को प्रभावित करने के लिए बहुत अभ्यास के बाद ही वह अपने वर्तमान स्तर पर पहुंचा था। हालांकि जब वह चिराग भाई को देखने के लिए मुड़ा तो उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। ये सच नहीं हो सकता। जो कियान और बाय लिंगलिंग के हाथों में खिलौने देखकर लड़का स्तब्ध था। वह खिलौने पकड़ने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में क्या हो रहा है। अब यह देखकर वह समझ नहीं सका कि यह सब इस तरह कैसे हो गया। एक पल के लिए लड़के को संदेह होने लगा कि क्या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वह डर से अवाक थी। उसने अपनी आंखों से चिराग भाई को हर खिलौना पकड़ते हुए देखा था। अब वे एक छोटे पहाड़ में ढेर हो गए थे। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने दृश्य पर ध्यान दिया और चारों ओर इकट्ठा हो गए।
वाह, कितना सुंदर लड़का है। वह न केवल सुंदर है बल्कि खिलौने पकड़ने का भी माहिर है। मैं प्यार में हूँ। इतना सपनों जैसा दिखने वाला लड़का मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? अनगिनत लड़कियों ने आह भरी, और अगर बाय लिंगलिंग और ज़ो कियान चिराग भाई के बगल में खड़ी नहीं होती तो वे कब की दौड़ पड़ती। लगभग 1 दर्जन खिलौने पकड़ने के बाद चिराग भाई थोड़ा थक गए। ठीक है भाई चिराग, अगर आप और पकड़ेंगे तो हम उन्हें ले नहीं जा पाएंगे। हाँ भाई चिराग, तुम कमाल के हो। उन पर अंतहीन ध्यान के साथ ज़ो कियान और बाय लिंगलिंग चिराग भाई के बगल में खड़ी थी, बेहद गर्वित और सम्मानित महसूस कर रही थी। यह उनका भाई चिराग था। जैसे ही चिराग भाई ने आखिरी खिलौना निकाला, उन्होंने हक्के बक्के जोड़े को देखा और थोड़ा बेबसी से अपना सिर हिलाया। माफ करना, मैं सिर्फ सुंदर और अमीर ही नहीं बल्कि एक विलक्षण प्रतिभा भी हूँ। आपको चौंकाने के लिए मेरी गलती है। खिलौना बाय लिंगलिंग को सौंपते हुए चिराग भाई को आखिरकार एहसास हुआ कि कई लड़कियां उन्हें देख रही हैं। आह, सुंदर होना सच में एक अपराध है। क्या? अध्याय 40 3 2 1। हमारे पास मर्सिडीज के लिए पैसे हैं। निश्चित रूप से सुंदर दिखना वास्तव में एक तरह की जिम्मेदारी थी। एक कर्तव्यनिष्ठ अच्छे नौजवान के तौर पर वह इस जिम्मेदारी को जितना ज्यादा निभा सकता था उतना ही बेहतर था। भीड़ की प्रशंसा भरी नजरों के नीचे चिराग भाई बाय लिंगलिंग और ज़ो कियान के साथ चले गए। जब वे बाहरी प्लाजा पर पहुंचे तो उन्हें खरोंच वाली लॉटरी टिकटें बेचने वाला एक छोटा सा स्टॉल दिखाई दिया। सिस्टम मिलने से पहले चिराग भाई ने कुछ बार खरोंच वाली लॉटरी खेली थी, लेकिन दुर्भाग्य से अपने नकारात्मक भाग्य देवता मूल्य के साथ उन्होंने एक बार भी नहीं जीता था। अब भाग्य देवता अनुभव कार्ड से लेस होकर चिराग भाई ने इसे एक और बार आजमाने और अपनी पिछली विफलताओं को भुनाने का फैसला किया। उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उन्हें जैकपॉट लगेगा, लेकिन अपने पिछले नुकसान की भरपाई करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचते हुए चिराग भाई बाय लिंगलिंग और ज़ो कियान को स्टॉल पर ले गए। बाय लिंगलिंग और ज़ो कियान दोनों ने पहले कभी खरोंच वाली लॉटरी नहीं खेली थी, इसलिए प्रत्येक ने 5 टिकटें उठाई। कुछ जीतो। पहले टिकट पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाय लिंगलिंग धीरे से बड़बड़ाए। दुर्भाग्य से पहले कार्ड में एक भी पैसा नहीं जीता गया। लगातार 5 के बाद बाय लिंगलिंग ने केवल 20 रुपये जीते, जो सिर्फ एक खरोंच वाली लॉटरी की कीमत थी। ज़ो कियान की किस्मत भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। ... जब चिराग भाई और बाकी लोग खरोंच वाली लॉटरी खेल रहे थे, एक महिला लाइव स्ट्रीमर अपने फोन के साथ घूम रही थी, चलते फिरते इंटरव्यू कर रही थी। मर्सिडीज खरीदने के लिए आपको कितने समय तक बचत करने की जरूरत है? उसने पास के मर्सिडीज डीलरशिप से अपने स्टोर को बढ़ावा देने के लिए पैसे लिए थे। लगभग 5 साल, मेरा ख्याल है। इस सफेदपोश कर्मचारी को 5 साल लगेंगे, यह मानते हुए कि एक औसत मर्सिडीज की कीमत लगभग 5 लाख रुपये है। मर्सिडीज के लिए 3 साल। जब महिला स्ट्रीमर ने एक जोड़े का इंटरव्यू लिया तो लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए अपनी छाती ठोंकते हुए कहा, 3 साल, ठीक है। धन्यवाद के प्रतीक के रूप में मैं आपको एक छोटा सा उपहार दूंगा। ये कहकर लाइव स्ट्रीमर ने एक कूपन सौंप दिया। 50 रुपये का मर्सिडीज डिस्काउंट कूपन। ये कूपन देखकर लड़के की मुस्कान जम गई। उसने सोचा था कि उसे एक छोटा सा उपहार मिलेगा। धत्तेरी, उसे उस 50 की नहीं बल्कि उस 4,99,900 की कमी थी। हाँ, उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपये बचे थे। कई राहगीरों का इंटरव्यू लेने के बाद ज्यादातर ने कहा कि उन्हें मर्सिडीज के लिए बचत करने में 5 से 10 साल लगेंगे। उनमें सबसे अच्छे एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी को 1 साल की जरूरत थी। नैना, देखो, उधर एक बहुत सुंदर लड़का है। जल्दी करो और उसका इंटरव्यू लो। नैना, वे 2 खूबसूरत लड़कियां भी बहुत सुंदर दिखती हैं, जल्दी जाओ और उन्हें देखो। जब कैमरे ने चिराग भाई पर थोड़ी देर के लिए फ्लैश किया तो लाइव स्ट्रीम में कई दर्शकों ने स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी। आसपास देखने के बाद नैना ने चिराग भाई को देखा। वाह, कितना सुंदर लड़का है। नैना का दिल अनजाने में तेजी से धड़कने लगा जब उसने चिराग भाई का प्रोफाइल देखा। अगले ही पल नैना चिराग भाई की ओर बढ़ गई। बाय लिंगलिंग और ज़ो कियान ने अपने 5 टिकट खरोंच लिए थे। कुल मिलाकर उन्होंने केवल 30 रुपये जीते, 170 रुपये का नुकसान हुआ। मुझे एक दो, चिराग भाई ने स्टॉल के मालिक से कहा। सिर्फ एक। पुष्टि सुनकर मालिक ने लापरवाही से चिराग भाई को एक टिकट सौंप दिया और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। सिर्फ एक टिकट, कितना गरीब। अरे हसीन, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ?
उसी पल लाइव स्ट्रीमर नैना अपनी सेल्फी स्टिक के साथ आगे बढ़ी। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, उस सुंदर लड़के से जल्दी से पूछो, वह इतना सुंदर है, वह अमीर जरूर होगा, है ना। स्ट्रीमिंग चैट में कुछ महिला दर्शकों ने उस पर लट्टू हो गईं। मर्सिडीज खरीदने के लिए आपको कितने समय तक बचत करने की जरूरत होगी? ये सुनकर चिराग भाई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड तक बिना किसी जवाब के इंतजार करने के बाद नैना हैरान थी। क्या सुंदर लड़का बहुत ज्यादा चौंक गया। कितना अफसोस, इतना सुंदर लड़का और पैसे नहीं। वह मर्सिडीज खरीदने के ख्याल से ही डर गया था। अगर मेरा भविष्य का बॉयफ्रेंड ऐसा हुआ तो मैं कसम खाती हूं कि मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। लाइव स्ट्रीम चैट में कई दर्शकों ने चिराग भाई का हक्का बक्का चेहरा देखकर ताना मारना शुरू कर दिया। पैसे काफी हैं। 3 सेकंड बाद चिराग भाई ने शांत स्वर में कहा, हम। चिराग भाई के शब्द सुनकर नैना ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका क्या मतलब था? क्या आप समझा सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूं। मैंने जो पूछा वही ये था कि मर्सिडीज खरीदने के लिए आपको कितने समय तक बचत करने की जरूरत है। नैना ने फिर पूछा। इस पर चिराग भाई ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। 3, 2, 1। चिराग भाई ने समझाया, मेरे पास मर्सिडीज खरीदने के लिए पैसे हैं। तुरंत नैना हक्की बक्की रह गई। एक आम मर्सिडीज की कीमत लगभग 5 लाख रुपए होती है। 3 तक गिनने से आपको एक के लिए पैसे मिल जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? लाइव स्ट्रीम में अनगिनत बुलेट कमेंट्स फूट पड़े। हर कोई हैरान था। क्या सुंदर लड़का सच में इतना अमीर है? सुंदर और अमीर, माँ मैं प्यार में हूँ। हालांकि जल्द ही दर्शकों ने अपना आपा वापस पा लिया। 1 मिनट रुको, ये लड़का कितने साल का है? वह मुश्किल से 20 का दिखता है। 3 सेकंड में मर्सिडीज के लिए पैसे होना, वह खुद को क्या समझता है, सबसे अमीर आदमी? बिल्कुल, इतना बेतुका दावा। वह जरूर दिखावा करने और भागने की कोशिश कर रहा होगा। नैना, उस पर नजर रखो, उसे भागने मत देना। बुलेट कमेंट्स देखकर नैना भी झट से पलट गई। चिराग भाई के बारे में उसकी राय और खराब हो गई। उसने सोचा कि वह सिर्फ बकवास कर रहा था। चिराग भाई ने उसे अनदेखा किया और अपना टिकट खरोचना शुरू कर दिया। मैं जीत गया। चिराग, तुम जीत गए। जो कियान ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और सबसे पहले ध्यान दिया। 1, 10, 100, 1 लाख। क्या यह 1 लाख है? अगले ही पल जो कियान चीख पड़ी। 1 लाख। ये सुनकर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की नजरें चिराग भाई के खरोंच वाले टिकट पर टिक गईं। 10 लाख। 1 के बाद 6 शून्य। यह 1 लाख नहीं है, ये 10 लाख है। बाय लिंगलिंग ने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, 10 लाख। सब हक्के बक्के रह गए। 10 लाख खरोंच वाली लॉटरी में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऐसा कुछ जो बाय लिंगलिंग और उसके साथियों ने भी पहले नहीं देखा था। स्टॉल मालिक की तो बात ही छोड़ दो, जो सालों से इस धंधे में था। नहीं, शायद पूरे देश में भी बहुत कम लोगों ने इसे देखा होगा। हाफ खरोच कर इनाम की राशि देखना, उसमें कुछ ही सेकंड लगते होंगे, है ना। कुछ ही सेकंड में उसे 2 मर्सिडीज कारों के लिए पैसे मिल गए। तो वह डींग नहीं मार रहा था। एक पल में सभी लाइव स्ट्रीम दर्शक पागल हो गए। ये कैसे मुमकिन है? चिराग, तुम कमाल के हो। भाई चिराग, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जो कियान और बाय लिंगलिंग ने उत्साह से चिराग भाई को बताया। ये सुनकर चिराग भाई हल्के से मुस्कुराए। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ऐसा नहीं था कि वह भाग्यशाली या कुशल था। यह इसलिए था क्योंकि सिस्टम बहुत अविश्वसनीय था। बेशक एक शक्तिशाली सिस्टम के साथ वह भी अविश्वसनीय था। कुछ औपचारिकताओं और सत्यापन के बाद चिराग भाई का खरोंच वाला टिकट असली पाया गया और 10 लाख रुपये चिराग भाई के खाते में जमा कर दिए गए। 1,000 जमा किए गए। शेष राशि 148,890,000। चिराग भाई के फोन पर सूचना आई, 10 करोड़ से ज्यादा। शेष राशि सुनकर नैना पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। पागलपन, बिल्कुल पागलपन। इतनी बड़ी राशि के साथ मुझे संदेह है कि मैं अपने जीवन काल में इसका 1% भी कमा पाऊंगी। लाइव स्ट्रीमिंग चैट में अनगिनत दर्शक भी हैरान थे। पैसे जमा होने के बाद चिराग भाई और बाय लिंगलिंग जो कियान के साथ चले गए। शांत विजय में विदा, यश और कीर्ति को छिपाते हुए। वह बस इतना ही विनम्र था। दोस्तों, अगर आप इस शानदार कहानी के एक्स्ट्रा एपिसोड्स और खास अपडेट्स सुनना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको मिलेगा स्पेशल कंटेंट, नए ट्विस्ट और बहुत कुछ सबसे पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करें और कहानी का मजा दोगुना करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।